पिंक होल बोरर खूप आला आहे, काय करावे लागेल? 4 इयर्स के प्लांट से पिन होल बोरर ना? हाँ, इसके लिए अभी वैसे तो डिटेल में उस दिन बताएंगे, पर क्लोरपाइरिफॉस का ड्रेंचिंग लगेगा आपको 2 ml प्रति लीटर। ओके। और जैसे कि अगर आपका मतलब कि इसका जो स्टेम वगैरह पर अगर छेद वगैरह आए हुए हैं ऊपर की कई बार स्टेम्स पे भी छोटे छोटे छेद आ जाते हैं, तो वहां पे भी वो देखें कि उसको थोड़ा सा पिन जहाँ पे है वहां पे इंजेक्शन वगैरह कर सकते हैं। अगर पिन होल टाइप का बना हुआ है कोई, तो वहां पे इंजेक्शन दे दें और नीचे उसका ड्रेंचिंग कर दें। नियर अबाउट सभी जो जो भी किसान भाइयों के मन में शंका है, उसका बहुत ही सरल भाषा में आपने मैम इंफॉर्मेशन दी है। और जो भी कुछ इंसेक्ट्स के बारे में है, तो आने वाले लेक्चर में उसके बारे में डिटेल में हम लेने ही वाले हैं। कोई पार्टिसिपेंट में से कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछने वाला है? शेतकरी बांधवांना विनंती की डायरेक्ट आपल्याला कोणता काही प्रश्न विचारायचा आहे? आपल्याला विचारायचं असेल तर आपण रेज हँड करावं। ज्याही शेतकरी बांधवांना काही प्रश्न विचारायचा असेल प्रत्यक्ष, आपण रेज हँड जर केला तर हॅलो, संतोष लोमटे सर, सगळ्या तज्ञ मार्गदर्शकांचे भ्रमणध्वनी क्रमांक मिळाले तर आम्हाला वेळोवेळी मार्गदर्शन घेता येईल। ओके, आपण 3 दिवस प्रशिक्षण झाल्यानंतर आपण आमच्या YouTube चॅनलवरती आपल्याला त्याच्याबद्दल डिटेल माहिती मिळेल। अजून तुम्हाला काही प्रश्न विचारायचा आहे? नाव दिसत नाही आपलं, मी स्क्रीनवर म्यूट हे केलेलं आहे। 02650 असं नाव आहे। 02650 जे जॉईन झाले ते त्यांच्या स्क्रीनवरून अनम्यूट करा। हॅलो, बोला। हॅलो, हा बोला, आवाज येतोय। हा सर, आवाज येतोय का? हो येतोय। आपलं नाव सांगा आणि प्रश्न विचारा। नाना बोलले कोळेकर, मी इंदापूरहून बोलतोय सर। ओके, हॅलो, हा बोला। आवाज कालीसेना, आपल्या कालीसेना जो आहे तो NRC मध्ये भेटतंय का कुठं, असं विक्रीला कुठे भेटतंय ती? थोडस जरा क्लियर विचारा, लक्षात येत नाही काय प्रश्न आहे। कालीसेना कहाँ मिलता है? सर माझा, हाँ बरोबर बरोबर मैडम। कालीसेना का है, ये कैडिला का प्रोडक्ट है। कंपनी तो गुजरात में है, पर अभी जैसे पुणे में भी इनके एक डीलर हैं वो, और एक जैसे अटपाड़ी में है, एक सोलापुर में है, तो महाराष्ट्र में ये 3 जगह पे तो हैं, पुणे में, अटपाड़ी में, सोलापुर में। और आप चाहें तो जैसे नंबर आपको दे देंगे, वो लोग बाय पोस्ट भी भेज देते हैं कई जगह पे। और अगर अभी वहां पे औरंगाबाद के पास ही वो अपने ये जालना के पास किसी ने मांगा था कि शायद वो लोग भी वहां पे कालीसेना वगैरह ला के रखने वाले हैं जालना के पास के, तो वो लोग भी नंबर मांगा था कि वो लोग उधर दुकान किसी पे रखने वाले हैं। हमारे तहसील में इंदापुर में वही से आप लोग कैडिला मतलब कंपनी से भी डायरेक्टली मंगाएंगे तो वो लोग बाय पोस्ट भेज देते हैं। और अगर आपका कोई डीलर है वहां पे, चलिए। आणि दूसरा एक माझा प्रश्न, तो वो डीलर भी मतलब मंगवा के रख सकते हैं। तो आप मतलब नंबर ले सकते हैं पुणे वालों का, वो भी कैडिला का ही वो है,
और डीलर हैं, और आप गूगल में भी डालेंगे तो वहां पे भी आपको कैडिला कंपनी के नंबर मिल जाएंगे। ओके. ओके ओके. आणि दुसरा एक प्रश्न आहे सर माझा. हाँ जी. हाँ हॅलो. हाँ पूछिए. सर ते आपण जे क्लोरोची ड्रिंचिंग सांगितली आहे. हॅलो. हाँ हाँ तुमचा प्रश्न विचारा तुम्ही कंटिन्यू. हॅलो. प्रश्न विचारा. आवाज येतोय तुमचा, प्रश्न विचारा. फॉलिक्युअर आणि क्लोरोची जी ड्रिंचिंग सांगितलेली आहे सर, तर त्यांनी ते जमिनीतले गांडूळ मरतील ना? का नाही मरत? त्याची कौन सी ड्रेंचिंग? क्लोरपायरीफॉस की? हाँ हेलो, हाँ क्लोरपायरीफॉस की ड्रेंचिंग से क्या बोल रहे हो, क्या हाँ. होगा? अर्थवर्म्स मरेंगे क्या, ऐसे पूछ रहे हो? जमिनीत जो गांडूळ असते, केजवा क्लोरपायरीफॉस से वो नहीं मरेंगे. क्लोरपायरीफॉस आपका शॉर्ट होल बोरर के लिए. नाही, जो साठी तुम्ही ड्रिंचिंग सांगितलेली आहे मॅडम, हाँ, विल्ट के लिए जो है, किंवा हाँ हाँ, विल्ट के लिए जो आपको बताया है, प्रोपिकोनाजोल बताया है, आपको ये बताया है, एलीट बताया है, और एक टेबिकोनाजोल का फॉर्मुलेशन है जो इनका है, मतलब बायर वालों का प्रोडक्ट है, मेरे ख्याल से फॉलिक्योर. तो ये जो है ये विल्ट मारने के लिए है. उसमें विल्ट बढ़ेगा नहीं आगे, और जो उसमें पड़ा हुआ है वो मारेगा उसको. जो मिट्टी, नहीं इसके प्रोपिकोनाजोल. हाँ, प्रोपिकोनाजोल क्या है? हॅलो, आपली स्क्रीनवर अनम्यूट करा. प्रश्न विचारा सर. बोला आता. नहीं, प्रोपिकोनाजोल और क्लोरो ये दोनों एक साथ में दिया तो जमीन में जो केजुआ रहता है वो मर जाएगा ना? अच्छा, केजुआ, वो अर्थवर्म कह रहे हो आप कि अर्थवर्म मरेगा? हाँ, नहीं हाँ. तो वो तो अभी अगर वो आपको वहां पे देना ना जब बीमारी है, कि अभी वहां पे आप क्या कर, सभी पौधों में बोला है ना ड्रिचिंग आपने, वो मरा गया वाला भी, वो भी जो पौधे का बीमार दे सकते पौधा हैं. है, जो बीमार पौधा है, बीमार पौधा के जो साथ में है, क्योंकि इस बीमार वाले हाँ. पौधे की 2-4 पौधों में जाएगी, तो वो बाद में अगर आपने इसको तो कर दिया, उधर वाले में नहीं किया, तो वो आगे बीमार होगा. तो जो बीमार पौधे के चारों तरफ जो 3-3, 4-4 पौधे, उनको करना जरूरी है. ओके ओके. वो जो बीमार पौधे नहीं है उसमें नहीं दिया तो चलेगा? यस यस. हाँ, अगर बाकियों में नहीं देना तो चलेगा, पर जो पास में है उनको देना जरूरी है. ओके ओके ओके. धन्यवाद मॅडम. धन्यवाद आपले. मॅम, एक क्वेश्चन है, हाउ टू डिफरेंशिएट द फिजिकली इन सडन डिक्लाइन एंड निमेटोड सिम्टम्स? सडन डिक्लाइन में तो आपका क्या होता है, पीलापन होता है, फिर वो ब्रांच ग्रेजुअली ड्राई भी होती है. और आपका जो निमेटोड है, निमेटोड में क्या होता है कि आपका जो जैसे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी दिखती है ना, मरता नहीं है पौधा, वो कमजोर, मतलब कि लगे, आपको लगेगा न्यूट्रिएंट की किसी की कमी है, कहीं लगेगा आयरन डेफिशिएंसी टाइप के सिम्टम्स बहुत दिखते हैं, कभी कभी जिंक डेफिशिएंसी वाले टाइप के दिखते हैं, कभी कभी बहुत सारी डेफिशिएंसी दिखती है, क्योंकि रूट्स में गांठें बन गई हैं, तो वो एब्जॉर्प्शन वगैरह प्रॉपरली नहीं हो रहा है, पर थोड़ा बहुत जा रहा है, तो इसीलिए पौधा मरता नहीं, बहुत दिनों तक वो उसी तरीके से न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से जैसे होता है उस तरीके का सिम्टम रहता है. तो ये जब इस तरीके का सिम्टम है तो आप मान के चलो पौधा बड़ा नहीं हो रहा है ज्यादा, और ये डेफिशिएंसीज दिखा रहा है, तो आपका निमेटोड्स का प्रॉब्लम है. ओके. इसके बाद एक क्वेश्चन है कि प्लांट्स में मेल फ्लावर ज्यादा है तो उसके लिए क्या किया जाए? ये तो देखिए बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है ये सब कुछ, कि न्यूट्रिएंट्स जो आप देते हो तो उस पे भी डिपेंड करता है, और आपका पहला जो क्रॉप हुआ था, और मतलब मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं इसमें, पर जो इसका जनरल ट्रेंड है कि पहले मेल फ्लावर्स आता है फिर फीमेल फ्लावर्स आता है इन जनरल. पर कभी कभी आप, कई लोग क्या करते हैं कि आप लोग जो ग्रोथ रेगुलेटर्स यूज करते हैं उनको भी थोड़ा मतलब कि ध्यान से डालें. कई लोग कई ग्रोथ रेगुलेटर्स यूज करते हैं जिसका इफेक्ट आपका
इस चीज पे हो सकता है कि आपके फ्लावर्स कौन से ज्यादा आ रहे हैं, कौन से कम आ रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स का भी असर होता है, मतलब मल्टीपल इफेक्ट्स है, वो एक चीज कुछ नहीं है उसमें कि मेल फ्लावर ज्यादा आ रहे हैं कि, पर अगर आपने सारा कुछ शेड्यूल ठीक से फॉलो किया है, राइट टाइम पे रेस्ट पीरियड दिया है, राइट टाइम पे प्रूनिंग किया है, राइट टाइम पे इसका बाहर पकड़ा है, तो आपको न्यूट्रिएंट्स ठीक से ठीक स्टेज पे दिए हैं। मतलब ये नहीं नाइट्रोजन कई लोग दे देते हैं, ज्यादा दे देते हैं, तो उसकी वजह से भी कई चीज मतलब फ्लावरिंग नहीं आएगी, आ गई तो मेल फ्लावर्स आ गए। तो ये मल्टीपल चीजें हैं, तो ये आप किसी एक फैक्टर से इन्वॉल्व नहीं है। यस, धन्यवाद पर मैम। मेल फ्लावर्स कई बार शुरू में आ जाते हैं, बाद में फीमेल आते हैं, तो मेल फ्लावर्स आ गए तो उससे घबराना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेल फ्लावर्स आने के बाद थोड़ा आप हफ्ता 10 दिन देखो, मेल फ्लावर्स भी आने शुरू हो गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन जनरल ये ट्रेंड होता है कई बार। यस, कि पोटैश नाइट्रोजन से ज्यादा लगता है, तो नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा क्यों रखी है? पोटाश नाइट्रोजन की मात्रा क्यों रखे कि नाइट्रोजन फल ये जो हमें बताया कि फल के अंदर है, पौधे के अंदर तो फल नहीं होता है, उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, उसका ब्रांच होता है और लीफ होता है। तो उसके लिए जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसके लिए नाइट्रोजन ज्यादा लगता है। लेकिन ये जो पोटाश ज्यादा है ये फल के अंदर है। हमने एक एनालिसिस करके कंपैरेटिव बनाया कि कितना कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा, क्योंकि हमें फल चाहिए, हमको हार्वेस्ट प्रोड्यूस फूड चाहिए, तो हमें इसके अंदर सबसे ज्यादा पोटाश मिलते हैं। लेकिन आपको पौधा का ओवरऑल ग्रोथ है और उसको मेंटेनेंस करने के लिए नाइट्रोजन सबसे ज्यादा लगता है। ओके सर, उन्हीं का सवाल है सर कि यूरिया के बजाय पूरा अमोनियम सल्फेट दिया जाए तो चलेगा क्या, और वो सबसे कितना देना बेहतर है, चाहिए? सबसे बेहतर है, लेकिन उसका कॉस्ट ज्यादा है। इसलिए ओके हमने बताया कि यूरिया आप रेस्ट पीरियड में देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब फ्लावरिंग शुरू हुआ वहाँ अमोनियम सल्फेट होगा तो सबसे बेहतर है। तो आपको कॉस्ट कम करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, आपको प्रॉफिट ज्यादा करना है। इसलिए अब यूरिया सस्ता है, अमोनियम सल्फेट थोड़ा महंगा है और उसको क्वांटिटी भी ज्यादा लगता है। इसलिए जहां आपके पास उपलब्ध है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सर, जिप्सम कहाँ मिलेगा, इसके बारे में एक जिप्सम किसान ने पूछा है। जिप्सम तो कोई भी रासायनिक दुकान जो खाद का दुकान है उनसे बात करेंगे तो मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें बहुत सस्ता है। आप इकट्ठा, क्योंकि यहाँ कोई किसान इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसलिए आप कोई लाते नहीं है, लेकिन बहुत सस्ता है। ये राजस्थान में बहुत फ्रीली अवेलेबल रहता है, वहां से आता है। ओके सर, तो काफी जहाँ जो एरिया में आप है उस एरिया में काफी एक साथ मतलब जो किसान है मित्र, उनका अपना जो ग्रुप बना है और उनका जो रिक्वायरमेंट है काफी ज्यादा होगा, तो आप जो कोई भी केमिकल डीलर को बोलेंगे ओके सर। सर, एक किसान ने पूछा है, मनोज शाह जी ने, कि पोमोग्रेनेट में मोलिब्डेनम का क्या रोल है? मॉलिब्डेनम तक अभी तक तो ऐसे रोल अभी तो कोई एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट नहीं होता तो फिर उतना एक्सप्लोर नहीं करते। मेनली मॉलिब्डेनम जो लेगुमिनस टाइप का क्रॉप होता है उसके लिए जरूरी होता है। तो आनर में ऐसे कुछ अभी तक तो कोई रिपोर्ट नहीं है। सर, जिब्रेलिक एसिड देने का सही स्टेज क्या है? जिब्रेलिक एसिड फ्रूट सेटिंग के बाद ही आपको दे सकते हैं। जब फ्रूट सेट पूरा हो गया तभी आप 50 ppm से उसको 3 बार इस्तेमाल करना है 7 से 10 दिन का अंतराल में। और थोड़ा सा लेट भी हो, आपको जैसे नींबू साइज भी हो गया तभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सर। और सर, फास्फोरस की डिफिशियंसी होने पर फास्फोरिक एसिड 85% का स्प्रे किया तो चलता है क्या? एसिड का स्प्रे करने के फास्फोरस जो भी मेजर न्यूट्रिएंट है कभी स्प्रे नहीं करना है। मेजर न्यूट्रिएंट आपको मिट्टी के माध्यम से देना है, क्योंकि हम जो फलिया स्प्रे करते हैं उसमें बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो ऑब्जर्व होता है। क्योंकि जब तक पत्ता के ऊपर जो पानी का जो लेयर बनते हैं वो कितना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रहता है, उतना टाइम की एब्जॉर्प्शन होता है। तो पौधे के सूक्ष्म अनुद्रव्यों का रिक्वायरमेंट में कम होता है, तो इससे आप फॉर्मिंग करेंगे, थोड़े स्प्रे करेंगे तो उसको इफेक्टिव होता है। लेकिन मेजर न्यूट्रिएंट जो है उसको काफी ज्यादा क्वांटिटी में लगता है, तो इसलिए आपको मिट्टी में यूज करना है।
सर एक किसान भाई है कुलदीप पवार, उन्होंने पूछा बैक्टीरियल ब्लाइट और एप्लीकेशन ऑफ पोटैश, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देने के लिए बोला है। ये हमने देखा है कि पोटाश ज्यादा होने से आपको बैक्टीरियल ब्लाइट बीमारी थोड़ा सा बढ़ते हैं, इसलिए आपको पोटाश थोड़ा जहाँ बीमारी है थोड़ा पोटाश को नाइट्रोजन के हिसाब से कम करना है। ओके। हमने जो बताया उसी रेंज में आपको इस्तेमाल करना है। और जिब्रेलिक एसिड देने के लिए बगीचा में एक ही स्टेज का फ्रूट आना चाहिए या फिर उसका कोई कहाँ कब कब दे सकते हैं, उसके बारे में पूछा। नहीं, ऐसे नहीं है। अभी तो फ्लावरिंग के कभी यूनिफॉर्म कभी कभी नहीं हो रहा है, फ्लावरिंग की दिक्कत हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, कोई फूल बड़ा हो जाता है कोई छोटा होता है। लेकिन आप जो नींबू स्टेज से जो लेमन स्टेज जब होता है ना, उसी स्टेज तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं फूड सेटिंग के बाद। मतलब फ्लावरिंग के जब फ्लावरिंग कंप्लीट हो जाता है तब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं नींबू और स्टेज। एक ओके सर और एक किसान है, उन्होंने पूछा है कि लैटरल और टर्मिनल फ्लावर, इसका मतलब जरा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। जो टर्मिनल फ्लावर है, जो ब्रांच के एक एंड में फ्लावर होता है, मोटा होता है, और लैटरल मतलब वो टर्मिनल जो हुआ उसको साइड से जो निकलते हैं। मैंने फोटो भी दिखाया है, और साइड से जो निकलते हैं वो लैटरल है, और उसका साइज छोटा होता है, और उससे कभी फल भी टेढ़ा होता है। तो इसलिए वो लैटरल वाला जब आप फ्रूट फ्लावर थिनिंग करते हैं तो उसको निकाल देंगे तो आपको अच्छा, मतलब जो टर्मिनल जो फूल से जो फल बनता है उससे बेहतर क्वालिटी फल बनता है। सर और एक किसान है विक्रम व्यवहारे, उन्होंने पूछा है कि फ्लावरिंग सेटिंग के लिए कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करना चाहिए। फ्लावरिंग के लिए मैंने बताया कि जिंक मैंगानीज बोरॉन, ओके सर। जिंक मैंगानीज बोरॉन, इसको आप एमिनो एसिड चिलेट मिले तो बहुत ही बेहतर है, थोड़ा कॉस्टली होता है। ओके सर। लेकिन एमिनो एसिड नहीं भी मिले तो आपको जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट मिलता है, जिंक सल्फेट, मैंगानीज सल्फेट, बोरिक एसिड, इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको सेटिंग ठीक ठाक होता है। और सर सल्फर कौन सा यूज करना चाहिए। सल्फर बेंटोनेट सल्फर, जो एलिमेंटल सल्फर है उसको इस्तेमाल करना है। एक सल्फर मिलता है डस्ट, जो प्लांट प्रोटेक्शन मेजर में यूज करते हैं, उसको नहीं चाहिए। जो ग्रेनुलर सल्फर है, जो बेंटोनेट सल्फर है, उसको आपको इस्तेमाल करना है। और सर फ्रूट में सॉफ्टनेस आने के लिए और उसकी साइज बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। फ्रूट में साइज बढ़ाने के लिए तो मैंने पहले ही बताया कि फास्फोरस मैंगनीज इंपॉर्टेंट है, और फास्फोरस के लिए आपको फास्फोरस खाद इस्तेमाल करना है। उसके साथ साथ आपको बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है। बायो फर्टिलाइजर 2 बार डालना है, एक रेस्ट पीरियड में एक बार डालना है, दोबारा आपको स्ट्रेस रिलीज पीरियड में डालना है, मतलब फॉस्फेट सल्फराइजिंग बायो फर्टिलाइजर। तो और मैंगनीज के लिए मैंगनीज सल्फेट स्प्रे लेना है 3 बार, उसमें फ्रूट साइज बढ़ जाते हैं। ओके सर। सर एक किसान है बसवराज हांडेबार, उन्होंने पूछा है व्हाट आर द रीजंस फॉर फ्लावर ड्रॉपिंग इन द पोमोग्रेनेट। ड्रॉपिंग कैसे होता है मैं बताता हूँ। जब हमने बताया कि रेस्ट पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट, रेस्ट पीरियड में खाद दिया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे कि फ्लावरिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है, जब स्ट्रेस, अब बहुत स्ट्रेस मिल गया पौधे को, तो बायोटिक स्ट्रेस भी हो सकता है, एबायोटिक स्ट्रेस भी हो सकता है, तो पौधा बहुत फ्लावर कर देते हैं। लेकिन वो फ्लावर उतना फ्लावर को रिटर्न करते हैं जितना उसके अंदर रिजर्व है। रिजर्व कैसे बनेगा, आप रेस्ट पीरियड में खाद देंगे तभी रिजर्व बनेगा। तो रेस्ट पीरियड में बराबर खाद दिया तो आपको फ्लावर ड्रॉप कम होता है। और दूसरा है, कभी कभी फ्लावरिंग के टाइम में बारिश भी होता है, तो कंटिन्यूस जो बारिश होता है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो बारिश उसकी वजह से फ्लावर ड्रॉप होता है। सर बद्रीनाथ सर है, उन्होंने पूछा है कि 12 महीनों में एनपीके का कितना ग्राम लगता है। उनका 5 साल से आगे का प्लॉट है उनका, तो 12 महीने के लिए एनपीके कितना ग्राम लगता है पर मैंने प्लॉट। बताया कि एक सीजन के लिए जो है 5 साल के ऊपर झाड़ है तो आपको 625 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम फॉस्फोरस और 500 ग्राम पोटेशियम लगता है एक झाड़ के लिए। ओके। संजय परशेट्टी आपण आपल्या स्क्रीनवरनं अनम्यूट करा। श्री संजय परशेट्टी। श्री सुधीर मुळे।
हॅलो सर. हा मुळे साहेब बोला. हो, आवाज येतो का सर माझा? हा, तुमचा आवाज एकदम व्यवस्थित येतोय. सर्व सर देखील सहभागी झालेले आहेत. तुमचा प्रश्न विचारा. सर, याच्या डाळिंबामध्ये सर या चर्चासत्राचा खूप डाळिंबासाठी शेतकऱ्यांना उपयोग होणार आहे, त्याबद्दल खूप मनापासून आभार. धन्यवाद आणि सर. सर एक विषय, निमॅटोड हा डाळिंबामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात येतोय. तर यासाठी सर जे सरांनी सांगितलं आदामा कंपनीचं निमेसाईड, तर त्या व्यतिरिक्त सर जैविक मध्ये काही करता येईल का यासाठी? ठीक. सरांना अनम्यूट करा. जसं बाहेर कंपनीचं पण सर वेलम प्राईम आहे, पण त्याचे रेट खूप आहे सर. ओके ओके, प्रश्न तुमचा विचारत आहोत आम्ही. मल्लिकार्जुन सर. हाँ बोलिए बोलिए सर. हेलो सर, किसान का सवाल है कि पोमोग्रेनेट में निमेटोड के कंट्रोल के लिए कोई बायोलॉजिकल कंट्रोल है क्या? हाँ सर, बायोलॉजिकल कंट्रोल मतलब यूज करना है हमको. एक तो होता है पेसिलोमाइसिस लेलासिनस, दूसरा होता है सुडोमोनास फ्लोरोसेंस, तीसरा है ट्राइकोडर्मा विरिडे. ये पेसिलोमाइसिस लेलासिनस को कैसे इस्तेमाल करना है, इसको क्या करना है, 100 kg वेल डिकम्पोज जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसके साथ इसको मिक्स करके हर पौधे को सर्कुलर फैशन में 2 से 3 kg एक पौधे को डालना है, और ये 3 महीने में एक बार करेंगे तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल भी हेल्प होता है. लेकिन आपका पॉपुलेशन ज़्यादा है, सीवियर है, तो एक बार पहले तो पॉपुलेशन को सप्रेस करना ज़रूरी होता है केमिकल एक एनिमेट्स लेके. उसके बाद आप बायोलॉजिकल को इस्तेमाल करेंगे तो पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल रहेगा. ठीक आहे सर, धन्यवाद. ओके सर. तर तोपर्यंत किडीच्या संदर्भातले प्रश्न घ्या. मॅडम जॉईन होत आहे. ओके. मैडम अभी ज्वाइन कर रहे हैं. जो सवाल था बैक्टीरियल ब्लाइट का, मैडम अभी उसका जवाब देंगे. यहाँ पे थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हुआ है. ओके ओके सर, नो प्रॉब्लम. और कोई सवाल है? देख रहा हूँ सर. सर माइट्स के कंट्रोल के लिए बताइए सर. पहले तो माइट का इंसिडेंस आता है, अभी समर महीना है, अभी अप्रैल मई महीने में इसका माइट का इंसिडेंस आता है. जब इसका इंसिडेंस आता है तो पहले तो इसके जो लीफ है उसके नीचे इसका इन्फेस्टेशन ज़्यादा आएगा. तो जब इन्फेस्टेशन को हमको कैसा पहचानना है, मतलब लीफ ऊपर तक ऐसा मुड़ने लगेंगे, रस नीचे से चूसेगा तो लीफ ऊपर मुड़ने लगेंगे, ये होता है. और पत्ते को अपने फिंगर के टिप में लेके ऐसा थोड़ा खींचेंगे तो आपका जो मतलब उंगली है वो लाल लाल होने लगेंगी. ये आइडेंटिफिकेशन सिम्टम्स हो गए. और इसको मैनेज करना है तो इनिशियल स्टेज में इसको इस्तेमाल करना है, माइटिसाइड से ही कंट्रोल हो जाते हैं. एक तो होता है माइटिसाइड फजोलान, 4 माइटिसाइड मैंने बताया था, फेनाजाक्विन है, हाँ, ये या तो ओबेरान बोल के एक बायर कंपनी का आता है. ये 3 माइटिसाइड में कोई भी इस्तेमाल कीजिए 1 से 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से. इनिशियल स्टेज में 1 या 2 स्प्रे में आसान से आपको कंट्रोल आ जाएंगे. नहीं है, सीवियर हो गया तो क्या हो जाएगा, फ्रूट के ऊपर उसका स्कार बनने लगेगा और वो क्वालिटेटिव लॉस होने लगेगा. ओके ओके सर. हाँ. एक फार्मर है कुलदीप पवार, उन्होंने पूछा है कि सर फ्रूट बोरर के कंट्रोल के लिए हम फ्लावरिंग स्टेज में प्रोक्लेम का यूज कर सकते हैं क्या? फ्लावरिंग के टाइम पे प्रोक्लेम मत यूज कीजिए. अगर प्रोक्लेम को यूज करना है तो जब फ्लावर बड है, मतलब कली है, कली के टाइम पे आप यूज कर सकते हैं. लेकिन जब फ्लावर ओपन हो गया है तो तब आपको यूज करना है डेलीगेट या स्पाइनोटेरम, ओके, या स्पिनोसाइड का इस्तेमाल कीजिए उस वक्त. सर मैडम जुड़ गई है. हाँ, तो मैडम वो जो क्वेश्चन कंटिन्यू करना है मैडम को. यस यस जी मैडम. हाँ जी. तो हार्वेस्टिंग के एकदम बाद मैं बता रही थी कि हैवी प्रूनिंग करना है
और उसमें फिर जो भी बैक्टीरियल ब्लाइट के कैंकर स्टेम के ऊपर इन्फेक्शन आया है 3-4 इंच नीचे से कट कर देना है, और कट करके वो सारा जो इन्फेक्टेड फल था जो भी और जो ये निकाला है सारा कुछ मिट्टी में दबा देना है पानी डाल के, ताकि उसमें सड़ जाए और बाद में उसके बैक्टीरियल ब्लाइट पूरा मर जाता है। बाद में वो खाद को तरह यूज हो सकता है। दूसरा, फिर उसके बाद इसका बोडो मिक्सचर का 1% का फवारनी लेना है, और फिर इसमें फर्टिलाइजर्स डालने हैं। फर्टिलाइजर्स जो रेस्ट पीरियड का डोज है उसमें कि आपको, जैसे मैथी साहब ने भी सुबह बताया होगा, उसमें हमारा शेड्यूल है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। जो मोटा मोटा ये है कि नाइट्रोजन का 1/3 डोज, जो पूरे साल में आपको नाइट्रोजन डालना है उसका 1/3 डोज नाइट्रोजन का डालना है। पोटाश और फास्फोरस का आधा डोज अभी डालना है। अभी डालने से क्या होगा, ये आपको जब फ्लावरिंग के टाइम काम आएगा। और इसके अलावा आपका अगर कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है तभी डालना है, नहीं तो डालने की अभी आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, फिर जो आपका गोबर खाद है, आपका पोल्ट्री मैन्योर है, आपका नीम केक है, ये सारी चीजें भी आपको अभी डालनी है। और जो जैविक हम लोग बताते हैं वो जैविक का भी इस्तेमाल आपको एक बारी अभी करना है। इसको करके आपको पानी देना है। पानी देना है, अगर आपका मिट्टी जो है सैंडी सॉइल है या लाइट सॉइल जो होता है, उसमें आप हफ्ते में 2 बारी पानी डाल सकते हैं, और लगभग 15 से 20 लीटर पानी एक बारी में डालना है। बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि सिर्फ उतना पानी डालना है जो न्यूट्रिशन आपने डाला है वो पौधा ले ले। और अगर आपका थोड़ी मिट्टी थोड़ी क्ले सॉइल है या थोड़ी हैवी सॉइल साइड जाती है, तो उसमें आपको सिर्फ हफ्ते में एक बार ही पानी डालना है, और उसमें 10 लीटर 12 लीटर पानी, मैक्सिमम 15 लीटर, और जो लाइट सॉइल में 15 से 20 लीटर। तो इसको एक बारी डालना है, लाइट सॉइल में 2 बारी डालना है। तो ये आप 2 या 3 महीने पानी डालेंगे, और जैसे आपने दिसंबर में शुरू किया है अगर, तो 2-3 महीने पानी डाल के आप इसको मार्च तक पानी डालेंगे। मार्च में पानी डालने के बाद अगर आपके उसमें बैक्टीरियल ब्लाइट था तो आपको तान पे छोड़ना, इतना तान पे छोड़ना है कि पूरा मार्च तान पे, उसके बाद पत्ते गिर जाएंगे। पत्ते गिरने के बाद भी अगर आप 20 दिन तक और तान दे देंगे तो जो बैक्टीरियल ब्लाइट आपके उस पे अभी दिख नहीं रहा है पर उसके जीवाणु आपके स्टेम्स के ऊपर हैं, तो वो नंगी काड़ी जो धूप में दिखाने से 20 दिन आप दिखाओगे तो वो धूप से मर जाएंगे, और अगला सीजन आपको तेलिया मुक्त मिलेगा। और अगर नहीं है आपका ये तेलिया का प्रॉब्लम नहीं है तो आपको नॉर्मल फिर स्ट्रेस देना है। आपको जो बाहर पकड़ना है, बाहर पकड़ने के हिसाब से आपको स्ट्रेस देना है कि उतने पहले आपको 1 महीना या 1.5 महीना पहले पानी बंद कर देना है, ताकि जब आपको बाहर पकड़ना है वो अच्छा स्ट्रेस में आ जाए। और आपको इथ्रेल से आप डिफोलिएशन कर सकते हैं। अपने आप भी पत्ते गिर जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसमें करके फिर जब बाहर पकड़ेंगे फिर बाकी का डोज जो फर्टिलाइजर का है तब डालना है। नाइट्रोजन का नहीं डालना है। नाइट्रोजन का जब आपका नींबू जितना साइज होगा उसके बाद डालना शुरू करना है। पर गोबर खाद और जैविक और पोटाश और फास्फोरस का बाकी डोज जो है वो आपका जब तान आपका खत्म हो जाएगा उसके बाद आप पानी पहला देंगे उस टाइम तक ये डालना है। और रेस्ट पीरियड में जो स्प्रे करना है, स्प्रे में बोडो मिक्सचर 1%, या फिर आप कोसाइड का कर सकते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का ले सकते हैं। कोई बुरशीनाशक की जरूरत पड़ेगी अगर तो ही लेना है, नहीं तो कॉपर जीवाणुनाशक और बुरशीनाशक दोनों का काम करता है। और कीड़ों का भी कोई स्प्रे की जरूरत नहीं है, पर फिर भी अगर आपका माइट्स का प्रॉब्लम आए या आपका ये टर्माइट्स का प्रॉब्लम आए, उस हिसाब से आपको वो स्प्रे या ड्रेंचिंग वगैरह करना पड़ेगा। स्टेम होल बोरर, ये सब चीजें भी जो होती है इसका रेस्ट पीरियड में कई बार प्रॉब्लम करती हैं, तो वो अगर जरूरत पड़े तो। पर रूटीन में 1% बोडो या कोई भी कॉपर का स्प्रे आप ले सकते हैं। ज्यादा जरूरत पड़ी तो बोडो ये होता है क्या नाम, प्रोनोपॉल 2-bromo-2 नाइट्रो, ये बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए भी है और फंजीसाइड भी है। तो ये चीजें आप करके रेस्ट पीरियड में इतना काम आपको करना है। बैक्टीरियल ब्लाइट है तो तान ज्यादा देना है ताकि पत्ते अपने आप गिर जाएं, आपको इथ्रेल की आवश्यकता ना पड़े। और 20 से 25 दिन अगर आप उसको धूप दिखाते हैं तो पूरा बैक्टीरियल ब्लाइट का अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाता है, और अगले सीजन में आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन वगैरह का नहीं पड़ता है। धन्यवाद। ओके, थैंक यू मैम। एक किसान है, उन्होंने पूछा है कि जो नए फार्मर है जो कि अनार की खेती करना चाहते, तो उन्होंने कौन सी वैरायटी यूज करनी चाहिए? अभी तो देखिए भगवा ही चल रही है ज्यादा,
भगवा है, कई लोग सुपर भगवा बोलते हैं, पर भगवा सुपर भगवा में कोई ज्यादा कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो जितना भी लोगों ने लगाया है, तो आप भगवा सुपर भगवा में से कोई भी लगा सकते हैं। जो नई वैरायटी है, जो सोलापुर लाल भी आपके साइड में भी कुछ लोगों ने नर्सरी भी ली है और वहां पे लगाया भी जा रहा है। तो कल जैसे आप डॉक्टर रणवीर सिंह ने भी सारे उसके कैरेक्टर्स बताए थे, सोलापुर लाल जिसको लगाना है, हम लोग सबको ये बोलते हैं कि आप अभी उसका आधा एकड़ या 1 एकड़ लगा के पहले देखिए अपने रीजन में कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि उसका सब कुछ अच्छा है। ईल्ड भी उसकी 25 से 35% ज्यादा है। उसका सिर्फ साइज जो है 250 से 280 ग्राम तक तो आम मिल जाता है। तो जो लोग 250 से 280 ग्राम के साइज के लिए ही चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा है, पर अगर 600-700 ग्राम जो लोग चाहते हैं तो वो इसमें अभी हमको उसका न्यूट्रिशन का स्टडी करना है, क्योंकि हम लोग ने जो भगवा को न्यूट्रिशन देते हैं उस बेसिस पे सोलापुर लाल की टेस्टिंग करी है। अगर क्योंकि इसका 25 से 35% ईल्ड ज्यादा है तो हो सकता है इसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो दूसरा ये है, कई लोग ये सोचे अगर कि ये कोई बीमारी से रेजिस्टेंस है, इसमें भी तेलिया आता है, जो हमने अपने पॉली हाउस टाइल्स में हम लोग टेस्टिंग करते हैं। हालांकि जो इस साल जो फार्मर्स ने प्रोडक्शन लिया है, तो वो लोगों ने जो फीडबैक दिया उसमें एक फीडबैक ये भी है कि जब इतनी बारिश हुई थी तो भगवा जो वहां पे लगा था उसमें सारा फूल ड्रॉपिंग हो गया था, पर इसमें ड्रॉपिंग नहीं हुआ। तो ये कई एक ने नहीं 3-4 फार्मर्स ने ये फीडबैक दिया है कि जब ज्यादा बारिश होती है तो इसमें फ्लावर ड्रॉप नहीं होता। न्यूट्रिएंट अपटेक के लिए बहुत रिस्पॉन्सिव है आपका ये जो ग्रोथ है, इसकी आपकी बहुत फास्ट ग्रोइंग है, क्योंकि इसमें एक जंगली वैरायटी का भी जीन है। तो ये बहुत ग्रोथ फास्ट है और बड़ा पेड़ बनता है इसका, तो वो भी इसका एक प्लस पॉइंट है। और दूसरा, फार्मर्स ने इस साल तो यही बोला कि भगवा में जो लगा था उसमें बीमारियां आई, इसमें नहीं आई। पर क्योंकि हम लोग का जो टेस्टिंग का मेथड होता है, हम लोग बीमारी उसके ऊपर छिड़क के देखते हैं बीमारी आई कि नहीं पॉली हाउस में, तो वो हमने जो टेस्टिंग करी है उसके हिसाब से बैक्टीरियल ब्लाइट और स्कैब वगैरह इसके ऊपर भी आता है। थैंक यू मैम। विश्वनाथ दहे नाम के एक किसान हैं, उन्होंने पूछा है कि इंसेक्टिसाइड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइजर्स, इनका ज्वाइंट स्प्रे हम ले सकते हैं क्या? और साथ ही में उन्होंने ये भी पूछा है कि स्टिकर का इम्पोर्टेंस क्या है? मल्लिकार्जुन जी आप दे रहे हैं, मैं बोलूं? आप बोलिए मैम। तो जैसे कि इन्होंने पूछा है फर्टिलाइजर्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड पेस्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड, यस सर। हाँ, मतलब कोई भी इंसेक्टिसाइड हो या कोई फंजीसाइड हो, तो yes, ma'am. काफी सारे फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड की कंपेटिबिलिटी तो मिलती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह हम हमेशा कहते हैं अलग ही स्प्रे करना है, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ जो आपको कंपेटिबिलिटी कई बार नहीं मिलती तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और आपका ये जो मतलब कि कॉपर का जो खासकर है, कॉपर को किसी के साथ कोई भी न्यूट्रिएंट के साथ मत मिक्स करिए, क्योंकि कॉपर की बहुत जगह रिपोर्ट करी गई है कि कंपेटिबिलिटी नहीं है और दूसरे न्यूट्रिएंट्स के साथ भी इसको मिक्स नहीं करना चाहिए। तो ये मोटा मोटा है। और बाकी काफी सारे इंसेक्टिसाइड्स और फंजीसाइड्स को आप मिक्स कर सकते हैं, पर उसका तरीका ये कई बार तो आपके पैकिंग पे भी लिखा होता है और आपको हर चीज का नहीं पता होता क्या किसके साथ मिक्स करना है। तो जो भी आप मिक्स करना चाहते हैं तो उसको आप 1 लीटर सॉल्यूशन बना के देखिए पहले। जैसे कि आपको मान लीजिए कि एक माइक्रोन्यूट्रिएंट कोई मिक्स करना है, दूसरा इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड मिक्स करना है, तो वो 1 लीटर में कितना पड़ेगा वो ले लीजिए, उनको अलग अलग मिक्स करके 1 लीटर वॉल्यूम बना लीजिए। फिर देखिए उसमें वो दूध की तरह फटता तो नहीं। अगर दूध की तरह फटता नहीं है तो एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हाँ मिक्स कर सकते हैं। पर एक और भी टेस्टिंग इसका होता है कि उसको आपको स्प्रे करके देखना है। कई बार फटता नहीं है, पर जब आप स्प्रे करते हैं तो टिश्यू के ऊपर कोई मतलब वो मिक्स होने के बाद कोई नया प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाता है जिसकी वजह से टिश्यू इंजरी होती है। तो वो भी आप स्प्रे एक पौधे पे कर लीजिए और कम से कम 2 दिन आप चेक करिए कि उसके ऊपर कोई भी गलत इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो आप उन चीजों को फिर मिक्स कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। और ये जो स्प्रेडर स्टिकर है, स्प्रेडर स्टिकर आपको मिक्स करना है, क्योंकि जो अपना अनार होता है उसकी जो सरफेस होता है वो चिकनी होती है। तो जब आप स्प्रे करते हैं तो पानी आप देखेंगे एक एक ड्रॉप करके जगह जगह इकट्ठा हो जाता है। तो वो स्प्रेडिंग करने के लिए आपको स्प्रेडर स्टिकर डालना आवश्यक है। स्प्रेडर आवश्यक इसीलिए है कि चाहे वो बारिश हो या ना हो, आपको स्प्रेडर की आवश्यकता पूरे साल भर ही पड़ती है, उससे इफेक्ट आपको अच्छा मिलता है। ब्रोनोपॉल जैसे केमिकल जो कई बार लोग कहते हैं कि उससे स्कॉर्चिंग आती है, तो वो अगर स्प्रेडिंग नहीं होगा तो जिस जगह उसकी बूंद इकट्ठा होगी वहां पे वो काला धब्बा छोड़ देगा।
तो स्प्रेडर स्टिकर आपको मिलाना आवश्यक है, बोर्डो मिक्सचर में नहीं, बाकी सब में आपको मिलाना है। थैंक यू मैम। अशफाक अहमद, ये किसान भाई ने पूछा है कि फुमनी व्हाइट ग्रेप के कंट्रोल के लिए क्या करना चाहिए सर? हाँ, व्हाइट ग्रेप का कंट्रोल के लिए ना, पोमोग्रेनेट में जनरली व्हाइट ग्रेप का उतना आता नहीं है, कभी कभी रिपोर्ट आया है व्हाइट ग्रेप का भी डैमेज इसमें। तो इसको ये करना है, जो एक आता है मेटाराइजियम अनिसोप्लिया, दूसरा है बिवेरिया बासियाना। इसको क्या करना है, जो अच्छा सड़ा हुआ जो गोबर है उसके साथ, मतलब 1 टन में 2 से 3 किलो मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको क्या है, जो रूट जोन का एरिया है उसमें 2 से 3 किलो डालना है हमको, ओके। और डालने के बाद उसको थोड़ा पानी डालना है या उसको पानी शुरू करना है। जैसे ही इसका स्पोर्स इसके अंदर नीचे से चले जाएंगे तो ये रूट ग्रोथ को ऑटोमेटिकली कंट्रोल आएगा। एक हुआ ये बायोलॉजिकल मेथड ऑफ कंट्रोल। नहीं है तो देन वी हैव टू गो फॉर द ड्रेंचिंग विथ इमामेक्टिन बेंजोएट एट द रेट ऑफ 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से इसको सर्कुलर फैशंस में ड्रेंच कर दीजिए। ये दोनों हिसाब से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। सुधीर मुळे किसान भाई ने पूछा है कि जो फ्लावरिंग के टाइम पे नीम ऑयल का एप्लीकेशन करना चाहिए क्या, और उससे मधुमक्खियों में कुछ इफेक्ट्स हो सकते हैं क्या? हाँ, ये जो नीम ऑयल है ना, इसका इस्तेमाल करना है एक तो फ्लावर बड के टाइम पे या फ्रूटिंग के टाइम पे, जब फ्रूट होता है। तो इसको फ्लावरिंग के टाइम पे ना करें, क्योंकि इसका जो बिटरी स्मेल है उस वजह से मधुमाछी का पॉपुलेशन कम हमको दिखाई दिया है। इस वजह से इस वक्त यूज करना है ग्रीन लेबल जो इंसेक्टिसाइड है वो यूज कीजिए, एक तो स्पेनोसाइड यूज कीजिए या तो स्पिनोट्रैम। ओके ओके। बाला साहब किसान है, उन्होंने मैडम के लिए ये क्वेश्चन पूछा है कि मैडम प्लेग आने के बाद रुकता ही नहीं है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, प्लेग आने के बाद का एक तो ये है कि जितना प्लेग, शायद जो आप मेरे हिसाब से आप प्लेग उसको बोल रहे हो जो सड़ जाता फल, कॉलर रॉट भी कई लोग बोलते हैं, कॉलेटोट्राइकम रॉट भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब भी ऐसे फल हो जो आपको पता है कि प्लेग आया है, कॉलर रॉट आया है, वो अंदर भी खराब करता है, वो फल आपके किसी काम का भी नहीं है। ऐसे फलों को हमेशा आपको निकाल के जला देना है, उनको डंप नहीं करना है साइड में। कई लोग निकाल देते हैं, साइड में डंप कर देते हैं, तो आपने स्प्रे तो कर दिया, वो स्प्रे आपका 1 हफ्ता काम करेगा, 10 दिन काम करेगा, उसके बाद फिर से वहां से वो जो आपने आसपास में फेंका है वहां से फिर से वो उसके जो बीज होते हैं, स्पोर्स होते हैं, वो फिर से उसके ऊपर आ जाएंगे। और उसके अलावा भी काफी सारे पेड़ के ऊपर भी इधर उधर चीजें पड़ी होती हैं, जो आपके स्प्रे से जितना कंट्रोल हो गया है वो तो ठीक है, पर जहां पे स्प्रे नहीं पहुंचा है वहां पे वो पड़े रहेंगे या आस पड़ोस से आ जाते हैं। तो इसीलिए आपको सड़ा हुआ फल जो है, इन्फेक्टेड फल जो है, खासकर जो फलकुज है और तेलिया, इन दोनों को निकाल के, तेलिया वाला तो आप मिट्टी में भी दबा देंगे तो चलता है, पर कॉलेटोट्राइकम ये जो प्लेग है इसको आप जला देंगे, उसको साइड में भी डंप नहीं करना, फिर आप स्प्रे लेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छा असर मिलेगा। दूसरा, आपको फ्लावरिंग के टाइम 2 स्प्रे जरूर लेने हैं। हम लोग फूल निकलने के टाइम सोचते हैं कि हनी बी को नुकसान होगा तो इसलिए नहीं लेते हैं, पर आप हमारा एक एडहॉक लिस्ट ऑफ केमिकल्स वेबसाइट पे पढ़ा है, जिसमें हमने मधुमक्खी को जो जो केमिकल नुकसान करते हैं उसके ऊपर स्टार लगाया है कि फूल निकलने के टाइम इनको मत इस्तेमाल करिए। तो बाकी आप केमिकल कर सकते हो, जिसमें कि मोस्टली फंजीसाइड्स जो है आप स्प्रे कर सकते हैं, बस केवल आप उस टाइम दिन में मत करिए, क्योंकि उस टाइम मधुमक्खी जब बैठी होती है, पर मधुमक्खी आके अगर जा चुकी है तो शाम को आप फंजीसाइड का स्प्रे ले सकते हैं। तो उसमें काफी सारे फंजीसाइड हैं, जिसमें कि मेंडिप्रोपामिड है, कोनिका है, जिसमें कि कॉपर और एक एंटीबायोटिक है, कैब्रिटॉप है और प्रोपिकोनाजोल है, और इसके अलावा बोडो वगैरह भी आप कर सकते हैं। पर फ्लावरिंग के टाइम आपको 2-3 स्प्रे आवश्यक लेने हैं, उससे आपको आगे का काफी हद तक कम डिजीज मिलता है। दूसरा, बारिश आ गया तो बारिश के बाद आप, अगर आपने बारिश से 1 या 2 दिन पहले स्प्रे किया है तो ठीक है, तब आप 5वें-6ठे दिन कर दीजिए, और अगर नहीं तो जैसे ही बारिश खत्म होती है, दिन में धूप निकलती है, तो उसके बाद 1 स्प्रे आप तभी ले लीजिए, तो रोग ज्यादा नहीं आएगा। थैंक यू मैम। एक किसान है सुधीर मुळे, उन्होंने पूछा है कि
अनार की नया प्लांटेशन करने के लिए वो बेड पर लगाए या जमीन पर? बेड पे ज्यादा अच्छा रहता है लगाना। जैसे अभी कई जगह पथरीली जमीन होती है जहाँ पे मुश्किल हो जाता है आपको, तो वहां पे पिट में लोग गड्ढा बना के लगाते थे। पर अगर आप रेस्ड बेड बना के कर सकते हैं तो वही सबसे अच्छा रहता है कि उसमें क्या होता है, पानी अगर कभी जब बारिश ज्यादा होती है तो वो नहीं रुकती है, और साथ में जो आपके रूट्स हैं उनको भी जो एक एरेशन हवा मिलनी चाहिए थ्रू मिट्टी, तो वो आपको बहुत अच्छी मिलती है, जिससे कि रूट का ग्रोथ अच्छा होगा। रूट का ग्रोथ अच्छा होगा तो आपका जो फीडर रूट है वो डेवलपमेंट अच्छा होगा, और आपका अपटेक न्यूट्रिएंट्स का अच्छा रहेगा। तो इसलिए आपको वो आवश्यक करना है कि अच्छा रहेगा अगर आप रेस बेड पे प्लांटिंग करें। पर रेस बेड पहले से बनाना है। कई लोग प्लांटिंग तो पहले कर देते हैं, बाद में उसको रेस कर देते हैं, तो उसका इतना फायदा नहीं होगा। प्लांटिंग ही रेस बेड पे करेंगे तो आपको निश्चित ही काफी अच्छा फायदा मिलेगा। ओके मैम। एक कृष्णा पाटिल कराड़ से है, वो पूछ रहे हैं कि अगस्त और सितंबर में हार्वेस्टिंग आने वाली है, तो वहां तक हम डिसीज मैनेजमेंट कैसे करें? अभी अप्रैल से लेके अगस्त सितंबर तक उनकी Yes. हार्वेस्टिंग आएगी। हाँ मैम। हाँ, तो डिजीज मैनेजमेंट का जैसे कि आपको पहले भी मतलब बताया गया था कि आपको स्प्रेज आपको पता होना चाहिए आपके उसमें ऑलरेडी जो नोन बीमारियां हैं। तो अगर आपको बैक्टीरियल ब्लाइट है तो बैक्टीरियल ब्लाइट के आपको स्प्रे बताए गए थे, जिसमें से कि एक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, एक ब्रोनोपॉल है और कॉपर है। और ये सारे स्प्रेज आपको बदल बदल के लेने हैं। जब बारिश का सीजन आएगा तो एक हफ्ते में एक बारी, और जब आजकल का सीजन है तो आप 10 से 12 दिन में एक बारी स्प्रे ले सकते हैं। 4 स्प्रे सैलिसिलिक एसिड के 0.3 ग्राम प्रति लीटर, ये स्प्रे आपको एक एक महीने के अंतर पे 4 लेने हैं। ये सैलिसिलिक एसिड जो स्ट्रेस कंडीशन होती है, चाहे वो बीमारी की वजह से हो, चाहे टेम्परेचर की वजह से हो या किसी और कारण से हो, तो उस कोई भी तरीके का ये स्ट्रेस कंडीशन होता है उससे उसको मतलब रोकता है, बीमारी को कम करता है। तो सैलिसिलिक एसिड 0.3 ग्राम प्रति लीटर से 4 स्प्रे एक एक महीने के अंतर पे। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का सुबह अपने मैथी साहब ने भी बताया है कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट मैंगनीज जिंक वगैरह है, जिससे तेलिया अगर कमी है तो बढ़ता है, कैल्शियम का कमी है तो तेलिया बढ़ेगा। इसी प्रकार आपको बाकी बीमारियों का भी होता है कि कई न्यूट्रिएंट से बीमारियां कमी है तो बढ़ता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर का 4 स्प्रे एक एक महीने के अंतर पे आवश्यक लीजिए, क्योंकि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट आपने मिट्टी में अगर डाले भी हैं तो वो प्लांट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, क्योंकि अपटेक बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंडेंट होता है, जो कि मैथी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से सुबह एक्सप्लेन भी किया है। तो आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट के जो 4 स्प्रे लेंगे वो उसी टाइम एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो काम माइक्रोन्यूट्रिएंट का होता है डेफिशिएंसी की वजह से नुकसान होता है वो नहीं होता। तो 4 माइक्रोन्यूट्रिएंट के स्प्रे एक एक महीने के अंतर पर, 4 सैलिसिलिक एसिड के। जो फंजीसाइड हैं तो फंजीसाइड भी आपको 15 दिन में कम से कम एक बार स्प्रे लेना है फंजीसाइड का, और तेलिया अगर है तो उसका एक हफ्ते में एक बार स्प्रे लेना है बारिश में, और आजकल के दिनों में 10 से 12 दिन में एक बार स्प्रे लेंगे। और उसका आपको पूरे जो ये चाहिए आपको बता चुकी हूँ कि बैक्टीरियल बाइट कौन है। फंजीसाइड भी आपको 11-12 फंजीसाइड मैंने कल दिखाए भी थे कि वो उनमें से आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। प्रकाश वांडेकर साहब ने पूछा है कि सर मैम हम FIM और केमिकल फर्टिलाइजर्स का एक साथ उपयोग कर सकते हैं क्या? FIM और केमिकल फर्टिलाइजर्स तो कर सकते हैं, पर जैविक उनके साथ आपको अलग डालना चाहिए। तो हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे आपको चारों तरफ डालना है तो 2 साइड में आप केमिकल डाल दीजिए और बाकी दूसरी साइड में FIM और जैविक उस साइड डालिए। मतलब दोनों को मिक्स मत करिए, क्योंकि आपका जो pH वगैरह का है वो डिफरेंस काफी आ जाएगा। और जब जैविक अप्लाई करने को एक पर्टिकुलर pH चाहिए 6.5 से 7.5 के बीच में। पर जब आप ये केमिकल फर्टिलाइजर्स मिक्स करते हैं तो उस जगह पे जहाँ pH का बहुत कम होगा या ज्यादा होगा, तो इसलिए वो मल्टीप्लाई शायद ना कर पाए, तो इसलिए उनको अलग अलग जगह पे आप डालेंगे। ओके मैम। सुधीर मुळे साहब ने पूछा है कि पोमोग्रेनेट में वीडीसाइड्स कौन कौन से हैं और उनका हम एप्लीकेशन कौन से स्टेज पे कर सकते हैं? क्या चीज क्या है? वीडीसाइड्स। वीडीसाइड तो इन जनरल हम लोग जो ग्लाइफोसेट राउंड अप वगैरह का ही करते हैं, वो भी जब बहुत बारिश होती है तब। अदरवाइज जो है कि हम लोग सिर्फ कट कर देते हैं उसको, नीचे से सॉइल को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना सॉइल डिस्टर्ब कम होगा उतना अच्छा है। और राउंड अप का हम लोग जो है जब हवा नहीं चल रही हो ज्यादा तब स्प्रे उसका करते हैं, क्योंकि अगर राउंड अप आपके पेड़ के ऊपर जाता है
तो वो जो आपके लीव्स वगैरह नेक्स्ट सीजन में छोटे छोटे निकल आते हैं, मतलब उनका साइज छोटा छोटा आता है 1 साल के लिए। तो राउंड अप वगैरह आपको अवॉइड करना चाहिए वीडीसाइड। अगर बारिश में जरूरत पड़ता है तो जब हवा नहीं है तब डाल सकते हैं। ओके मैम, सैलिसिलिक एसिड का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं मैम? सैलिसिलिक एसिड का मैंने बताया कि ये आपको 4 स्प्रे लेना है, एक आपको फूल निकलने से पहले और एक महीने के अंतर पे 4 स्प्रे लेना है। 0.3 ग्राम प्रति लीटर, मतलब 10 लीटर में 3 ग्राम। तो इसको आपको जो जैसे आप 100 लीटर बनाएंगे तो 30 ग्राम पड़ेगा। 30 ग्राम को 250 ml इथेनॉल में आप मिक्स कर सकते हैं और उसके बाद उसका वॉल्यूम पूरा 100 लीटर बना सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप स्प्रेडर स्टिकर जो है, जो आपने 100 लीटर में डालना है 50 ml स्प्रेडर स्टिकर, तो वो 50 ml 1 या 2 लीटर पानी में डालिए और फिर जो सैलिसिलिक एसिड 30 ग्राम है दूसरे कंटेनर में रखिए और ये पानी डाल के धीरे धीरे हिला हिला के उसको मिक्स कर लीजिए। पानी थोड़ा गर्म रखिए क्योंकि ये गर्म पानी में जल्दी घुलता है। तो फिर वो आप पूरा हो जाएगा तो टैंक में आप 100 लीटर में डाल सकते हैं उसको। पर ये डायरेक्ट पानी में आपका घुलने में नहीं घुलेगा, इसलिए स्प्रेडर स्टिकर डालेंगे तो मिक्सअप होता है, या फिर आप इथेनॉल में मिक्स करके फिर उसको पानी में डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। प्रसन्ना सर ने पूछा है कि वर्मी वॉश कौन से पेस्ट डिसीज कंट्रोल के लिए यूज किया जा सकता है? वर्मी वॉश तो आप एक तरीके से मतलब ये बोल सकते हैं कि पूरा जो बायोलॉजिकल उसमें होते हैं, जैविक अच्छे होते हैं, तो नॉट एज ए डिजीज कंट्रोल, एज डायरेक्ट कंट्रोल तो नहीं है, पर उससे ये है अच्छे जैविक होने की वजह से कोई भी बीमारियां फिर ज्यादा नहीं आएंगी। तो उस कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। हाँ सर, हेलो। हाँ बोला सर। सर हम अनार में पैक्लोबेट्राजोल का यूज कर सकते हैं सर? कल्टर नाम से, ट्रेड नेम से आ रहे हैं ना? हाँ, कई लोग यूज कर रहे हैं पर हमारा रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि अगर आपने इसको गलती से थोड़ा भी ज्यादा डल जाता है तो जो फल और फूल भी हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो इसका हालांकि कई लोग इसका यूज ड्रेंचिंग में कर रहे हैं, थ्रू सॉइल एप्लीकेशन कर रहे हैं, पर हमारी तरफ से उसका रिकमेंडेशन नहीं है कि हमारे जो टेस्टिंग हुई थी उसमें थोड़ा भी डोज ज्यादा हो जाए तो आपके फल भी मतलब डिस्टॉर्टेड टेढ़े हो जाते हैं और फूल भी टेढ़े मेढ़े निकलते हैं। थैंक यू मैडम। और एक क्वेश्चन है, और अल्ट्रा जोश और काली सेना जो हमारा बायोलॉजिकल फंगिसाइड है मैडम, उसको कल्चर करना है तो कैसे करना है मैडम? आई मीन काली सेना जोश को मल्टीप्लाई कैसे करना है? कल्चर का मल्टीप्लाई करके मिट्टी में डालने के लिए कैसे कल्चर करना है मैडम उसको? हाँ, उसको मल्टीप्लाई काली सेना को तो क्या है कि आपका जो गोबर खाद होता है उस पर आप पैकेट लेंगे तो उस पर लिखा भी होता है। तो आप 1 किलो काली सेना को जो है, काली सेना सॉइल एप्लीकेशन वाला लेना है, एक सीड ट्रीटमेंट का भी होता है। तो सॉइल एप्लीकेशन वाला काली सेना लेके गोबर खाद लगभग आपको अगर 1 टन लेते हैं तो 1 टन नहीं तो 500 किलो कम से कम लेके उसको शेड में कहीं पे भी रखिए जिधर शेड होगा और उसको गीला कर दीजिए। 50 से 60% पानी होना चाहिए। तो उसमें आप 1 किलो को मिक्स कर दीजिए, मिक्स करके उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा रख दीजिए ताकि मॉइस्चर बना रहे और हर तीसरे दिन में उसको हिला दीजिए। 10 से 15 दिन उसको आप रख सकते हैं मल्टीप्लाई करने को। जिस दिन आप डालेंगे उसी दिन उसमें जोश डालना है, जोश को मल्टीप्लाई नहीं करना है कि जोश जो है सीधे रूट्स के ऊपर ही मल्टीप्लाई होता है। तो जिस दिन आप काली सेना जो मल्टीप्लाई किया है उसको डालेंगे उस दिन उसमें जोश मिक्स करिए और उसको फिर आप रूट्स के चारों तरफ जो है वहां पे फर्टिलाइजर डाल के वहां पे आप डाल दीजिए। मैडम वो काली सेना और एक बायोलॉजिकल फंगिसाइड कंपैटिबिलिटी होता है मैडम, बैसिलोमाइसिस सुडोमोनास, उसका साथ कंपैटिबिलिटी होता है, वो उसको मरेगा? आई मीन नहीं, कंपैटिबिलिटी स्टडी तो क्या है कि इनकी कंपैटिबिलिटी स्टडी सच नहीं हुई है, पर काली सेना एक ऐसा है जो इजीली मरता नहीं है। काली सेना खुद इजीली नहीं मरता है, वो बहुत सारे कंडीशंस में जिंदा रहता है। और ये जो पैसिलोमाइसिस है ये बैक्टीरिया है, तो ये प्रोबेबली इसका कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। पर फिर भी हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको अलग अलग जैविक डालने हैं तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप उनको थोड़ा गैप दे दे के डालेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। या मल्टीप्लाई अलग अलग करिए फिर एक साथ डालिए, मल्टीप्लाई एक साथ मत करिए। मल्टीप्लाई अगर आप एक साथ करेंगे तो जो फास्ट ग्रोइंग है वो ग्रो करके पॉपुलेशन बना देगा और उसका जब ग्रोथ होगा तो उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज वगैरह होगा तो दूसरे उसके या कुछ मेटाबोलाइट्स भी वो रिलीज करता है, तो दूसरे पे इफेक्ट हो सकता है। पर आप अगर अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे उनको फिर आप एक साथ डाल सकते हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन का इतना हाई हो जाता है फिर वो अपना अपना काम करते हैं। तो मल्टीप्लाई अलग अलग करके फिर आप एक साथ डाल सकते हैं।
सर पहला सवाल ये है सर, प्रसन्ना करमलकर इन्होंने पूछा है कि विच क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ पोमोग्रेनेट चेकिंग फॉर एक्सपोर्ट इन यूरोप कंट्री। गायकवाड सर. Nilesh should answer this question. गायकवाड सर. गायकवाड सरांना अनम्यूट करा सर. डॉक्टर निलेश गायकवाड सर. हॅलो, हा अनम्यूट केलं नव्हतं मला. हो सर. मॅडम आहेत का पार्टिसिपंट्स मध्ये? नसतील तर मग मी उत्तर दिलं नाही आहेत मला वाटतं आता. मॅडम ठीक आहे, काय हरकत नाही. युरोप एक्सपोर्टसाठी सर्वात महत्वाचा भाग आहे की आपलं पेस्टिसाइड रेसिड्यू लिमिट्स. सर्वप्रथम तुम्हाला पेस्टिसाइड रेसिड्यू मध्ये तुमचं प्रोडक्ट जे आहे ते पास व्हायला पाहिजे. त्याचे नॉर्म्स आहेत, पेस्टिसाइड रेसिड्यूचे नॉर्म्स, ते आपल्या वेबसाईटवर पण अवेलेबल असतात किंवा ॲपेडाच्या वेबसाईटवर मिळतील. तर तुमचं प्रोडक्ट जे आहे, जे प्रोड्यूस जे आहे डाळिंब, ते पेस्टिसाइड रेसिड्यू नॉर्म्स हे केलं पाहिजे, म्हणजे लिमिट्समध्ये असले पाहिजे रेसिड्यूज. आणि या व्यतिरिक्त क्वालिटी नॉर्म्समध्ये साईजचा नॉर्म आहे, साईज 200 and 250 ग्राम अबाऊ चालते, आणि कलर चांगल्या क्वालिटीचा असावा, आणि तुमचे जे डाग वगैरे ते नसावेत, आणि हे सिंपल क्रायटेरिया तुमचे. पण सगळ्यात महत्वाचा इश्यू पेस्टिसाइड रेसिड्यूचा आहे. धन्यवाद सर. यानंतर विश्वनाथ दहे औरंगाबादहून विचारतायत की दुष्काळी परिस्थितीमध्ये प्रति झाड किमान पाणी किती लागेल आणि त्याचं कार्यक्षमपणे एकरी पाणी किती लागेल आणि पाणी संरक्षण कशा पद्धतीने करता येईल. पाण्याचे रिक्वायरमेंट देताना मी सीझन वाईज आंबेबार, हस्तबार आणि मृगबारला पाण्याचे रिक्वायरमेंटचे टेबल दिलेले आहेत. तर त्याप्रमाणे ते ऑप्टिमम वॉटर रिक्वायरमेंट्स आहेत. आता तेवढं पाणी तर ते मिनिमम लागणारच त्याला. जर फ्रुटिंगवर असेल तर ते पाणी मग क्वालिटीवर अफेक्ट होऊ शकतं. आणि प्रति एकर पाणी त्याच्या टोटल स्पेसिंगवर डिपेंड करतं की किती झाडं प्रति एकर आहेत. त्या प्रमाणात ते टोटल क्वांटिटी कॅल्क्युलेट करावं लागेल. किती लिटर्स ऑफ वॉटर, एवढी वॉटर आहे का, मग फेजिंग करावं लागेल, सेक्शन्स करावं लागतील. आपल्याकडे 2 एकर असेल तर 1 एकराचं पाणी असेल तर त्याला ते सकाळी 1 एकर, सायंकाळी 1 एकर असं एक सेक्शन्स करावं लागतील. आणि रिक्वायर्ड प्रेशरनं पाणी दिल्यानंतर रेटेड डिस्चार्जनं पाणी जातं. आपण म्हणतो 4 लिटरचे ड्रिपर द्या, पण प्रेशर जर नसेल तर ते 3.5 लिटरनं पाणी जात असतं. म्हणजे बऱ्याचशा गोष्टी टेक्निकलिटी आपल्याकडे अशी आहेत की ड्रिप इरिगेशन म्हणल्यानंतर एक म्हणजे असं बघून नाही चालणार त्याकडे. त्याकडे आपण रेटेड प्रेशर मेंटेन करतो का, फिल्टर साफ केल्यानंतर फिल्टरवर 1.5 kg प्रेशर आहे का, आपण एंड ऑफ दी लेटल जर प्रेशर केलं तर ते 1 kg प्रेशरच्या अंडरला 4 लिटर मेन्शन करतं. पण आपण जर 0.8 kg प्रेशर असेल तर साधारणतः 3.2, 3.1 असे लिटरनं पाणी मिळतं. मग आपण म्हणतो साहेब मी 4 घंटे चालवलेलं आहे पण 4×16 ऐवजी 4×12 लिटरच पाणी गेलेलं आहे. मग आपण डेफिसिट क्रिएट करत करत प्लांटला सफर करतो, मग क्वालिटी सफर होते आणि पाण्याची मात्रा ती मिळत नाही. धन्यवाद सर. पाणी जास्त ओके, काही प्रश्न येत आहेत की पाणी जास्त. मी एक सांगू इच्छितो, डाळिंब अनार हे एक ॲरिड आणि सेमी ॲरिड क्रॉप आहे. हे पाणी जास्त असणाऱ्या एरियातलं पीक नाही आहे, हे पाणी कमी असलेल्या एरियातलंच पीक आहे. त्यामुळं पाणी जास्त देण्याचा मोह टाळावा. फक्त झाडं वाळत नाहीत का इतकं जरी आपण ओलावा मेंटेन करत गेलं ना तरी उत्कृष्ट क्वालिटीची फळं येऊ शकतात. कारण फळाची क्वालिटी उलट पाण्याच्या कंट्रोलनं जेवढी चांगली येते त्याच्यापेक्षा उलटे ते हिरवे फळ असताना पाणी दिले तर वगैरे तर जे तेलकट वगैरे ना, ह्युमिडिटी क्रिएट करतो आपण जास्त हाय डेन्सिटी जर केलं तर रोगराई आणि किडांचे प्रमाण वाढतं. कारण जे स्टँडर्ड स्पेसिंग जर आपण नाही मेंटेन केलं तर सबसिक्वेंट प्रॉब्लेम्स येतात. त्यामुळे पाणी हाय डेन्सिटीमध्ये ज्यादा एरिया असल्यामुळे ज्यादा लागतो. त्यामुळे ना ते लागवड करताना या सगळ्या गोष्टीला आपण ध्यान ठेवूनच मग ते टोटल हे करायला पाहिजे, ताकी गरजे इतकं देणं आणि वाजूपेक्षा जास्त देणं यामधलं अंतर जर समजलं ना तर कुठल्याच प्रकारच्या काही सबसिक्वेंट प्रॉब्लेम्स पे डिसीज थोडं कमी प्रमाणात त्यांना प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात. धन्यवाद सर. यानंतर एक शेतकरी आहेत, त्यांचा प्रश्न आहे की 1 लिटर वाईन तयार करण्यासाठी किती किलो फळे लागतील आणि या वाईनचं युनिट आपल्याला घरगुती युनिट सुरू करता येईल का. ह्या प्रश्नाचं उत्तर ऑलरेडी मी ऍक्च्युली ना चॅट बॉक्स मध्ये उत्तर दिलेली आहेत लोकांच्या प्रश्नांची. परंतु सर्वांच्या माहितीसाठी आणखी सांगतो की जे ज्यूसची रिकव्हरी असते आपली जवळपास 30 ते 40%,
तर तेवढीच रिकव्हरी ऑलमोस्ट 30 ते 35% आपली वाईनची रिकव्हरी येते. म्हणजे 1 टन फळापासून जवळपास तुम्हाला 300 ते 350 लिटर वाईनची रिकव्हरी येईल. आणि स्मॉल स्केलवर घरगुती लेवलवर सुद्धा वाईन बनवली जाऊ शकते. ओके सर. एक प्रश्न आलेला आहे की सब सरफेस ड्रीप वापरायला चालते का डाळिंबमध्ये? येस सर. तर हा प्रश्न म्हणजे मला हे म्हणायचं आहे की सरफेस ड्रीप सिस्टम मध्ये सुद्धा 4 लिटरचे 4 ड्रिपर जितके उत्कृष्टपणे चालतात, त्यांच्या मुळ्यांची डेव्हलपमेंट होते, त्याप्रमाणे इव्हन डबल इनलाईन ड्रिपरनं पण होत नाहीये. त्यामुळे सब सरफेस तर दूरचा भाग झाला. सब सरफेसनं जर कुठलं इरिगेशन सिस्टम करायचं झालं तर त्याची रूट डेन्सिटी ही क्लोज पाहिजे, टर्शरी रूट्स फक्त राहिले पाहिजे जसे शुगरकन मध्ये आहे, आणि ज्याचा स्पेसिंग आहे ना ते 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटरच्या अंतरानं जर काही प्लांटिंग डेन्सिटी असेल आणि रो क्रॉप असतील, ज्याला म्हणजे लाईन ऑफ सोर्स जर वेटिंग करायचं असेल तर तिथं सब सरफेस चालते. डाळिंब हे एक असं एक ट्री श्रब टाईपचं एक ट्री क्रॉप आहे, ज्याचं गोलाई हे मुळाचं आकार जर बघितलं तर गोलाई आहे. त्यामुळे वेटिंग पॅटर्न हे गोलाईच्या हिशोबाने बघितलं तर सर्फ सरफेस काम करत नाही. आणि जिथं डाळिंब घेतलं जातं तिथले जर सॉइलच्या कंडिशन्स बघितल्या तर त्यामध्ये सब सरफेस इन्स्टॉल करणं हे पॉसिबल नाही आहे. पाणी ठराविक मुळांना जाईल, काही ठिकाणी कारण नसताना जाईल, त्यामुळे इतर प्रॉब्लेम वाढतील. त्यामुळे तुर्तास तरी सब सरफेस ड्रीपचा म्हणजे विचार डाळिंबच्या कास्तकारांनी टाळलेलाच बरं आहे. धन्यवाद सर. यानंतर एक प्रश्न आहे की पाण्यामध्ये बायकार्बोनेट ज्यादा आहे आणि नायट्रेटचे प्रमाण देखील 40 ppm आहे, तर नत्रयुक्त खते द्यावीत का? आशिष माहिती या प्रश्नाचं उत्तर देऊ शकत होते, त्यांना आहेत का लाईनवर बघा? नहीं, वो तो शायद नहीं है, पर जो डॉक्टर आशीष मैती कहते हैं कि अगर आपका कोई भी न्यूट्रिशन अगर ज्यादा है तो रिकमेंडेड डोज से 25% कम कर देना है, और कोई भी न्यूट्रिएंट आपका अगर जो रिकमेंडेड डोज है उससे कम है तो जो आप दे रहे हैं उससे 25% ज्यादा दे देना है. ये उनका एक जनरल रिकमेंडेशन है. तो शायद आप जो बता रहे हैं कि नाइट्रोजन ज्यादा है तो उसको देने की जरूरत है कि नहीं, तो मेरे ख्याल से तो जो वो कहते हैं उसके हिसाब से जो पूरा डोज आपका पड़ेगा पूरे साल का, उसके हिसाब से 25% तक कम जाएगा. ओके, थैंक यू मैम. एक रिसाइकलिंग का भी प्रश्न था कि एक फार्म पे रिसाइकल कर सकते हैं. हाँ यदि सर. फार्म पॉन्ड है तो सप्लीमेंटल इरिगेशन के लिए रिसाइकलिंग कर सकते हैं. वो मतलब उसका वाटर हार्वेस्टिंग कर दिया तो ऑफ सीजन रेन में जब जनवरी से लेके मार्च अप्रैल मई तक वो यदि पॉन्ड का इरिगेशन वो ड्रिप के माध्यम से कर सकते तो अच्छा है, प्रोवाइडेड वाटर क्वालिटी वही फ्रेश वाटर की तो अच्छी रहती है लेकिन मेंटेन रहे. लेकिन जो वेस्ट वाटर है, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर वगैरह, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करना उतना आसान नहीं है क्योंकि उसमें बहुत से एलिमेंट्स रहते हैं जो फ्रूट क्रॉप के लिए हार्मफुल है, और वो बाद में क्वालिटी ऑफ द फ्रूट को डिटोरेट करने में वो मतलब हो सकता है, उसका नुकसान कर सकता है. तो रिसायकलिंग ओनली फ्रेश वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अलाउड. धन्यवाद सर. त्यानंतर काही प्रश्न आहेत, त्याचे उत्तर ऑलरेडी गायकवाड सरांनी चॅट बॉक्समध्ये टाकलेले आहेत. जसे की रेसिड्यू कुठं चेक करतो, त्याची चार्जेस काय आहेत, त्या संदर्भातली माहिती टाकलेली आहे आणि जवळपास बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरे दिलेली आहेत. झाडे सर. धन्यवाद सर. आपल्या आजच्या कार्यक्रमामध्ये डॉक्टर ज्योत्स्ना शर्मा मॅडम ही जॉईन आहेत. तसेच फ्रूट रिसर्च स्टेशन येथील इन्चार्ज डॉक्टर मोहन पाटील सर ही आजच्या कार्यक्रमाला आपल्या जॉईन आहेत, जे VNMKV परभणी अंतर्गत येतं. तसंच डॉक्टर SB पवार ADR NARP ही जॉईन आहेत पूर्ण कार्यक्रम आपला. जे उपस्थित शेतकरी आहेत त्यांना जर या व्यतिरिक्त जर काही अडचणी असतील तर आपण आपल्या अडचणी हँड रेज करून विचारू शकता. सर, मला वाटतं दहे सरांनी हँड रेज केलेला आहे. विश्वनाथ दहे सर, आपल्या स्क्रीनवर अनम्यूट करा आणि बोला. हा, आवाज येतो माझा? येतो सर, येतो सर. विचारा सर. हा, नमस्कार. माझा आवर्जून म्हणजे पाणी हा आवडता विषय आहे आणि डॉक्टर सिरगुरे सरांनी फार मौलिक मार्गदर्शन केले. कार्यक्षम पाण्याचा वापर करून उत्पादन कसं वाढवता येईल आणि चुकीच्या पद्धती जास्त पाणी देऊन जे गैर व्यवस्थापन होतं पाण्याचं, त्याचं कसं टाळायचं याची माहिती अत्यंत सोप्या भाषेत दिलेली आहे.
तर मला शिरगुडे सरांना एवढं विचारायचंय, मी त्यांची नागपूरमध्ये भेट घेतली होती ऑफिसमध्ये जाऊन, तर त्यांना मला एक प्रश्न विचारायचा आहे की बेड पद्धती व्यतिरिक्त वेगळी पद्धत म्हणजे 2 पट्ट्यामधील मध्यभागी सरी किंवा चर काढून पाण्याचा निचरा करण्याची त्यांची पद्धत त्यांनी मला समजून सांगितली होती. ती एकदा परत त्यांनी मला आपल्याला रिपीट सांगावं. आणि दुसरा माझा प्रश्न असा आहे, रूट झोन या डाळिंबाचा रूट झोन किती लांबीपर्यंत, दोन्ही उजव्या साईडला डाव्या साईडला किती जातो आणि पाण्याचं लॅटरल किती लांबीपर्यंत ठेवायला पाहिजे, आयडियल अंतर मोठ्या झाडाचं सांगावं, ही माझी विनंती आहे. थँक्यू दहे साहेब. सर्वप्रथम मी धन्यवाद देतो की मी नागपूरला कार्यरत असताना ड्रेनेज बद्दलही बोलला असेल. सेंट्रलचा जो ओपन डिच ड्रेन आहे, प्रत्येक फळबागेमध्ये पाणी निघण्यासाठी एक ओपन डिच ड्रेनेजची यंत्रणा आवश्यक आहे. कारण फळ पिकांना पाण्याचा निचराचा रोल फार महत्त्वाचा असतो, कारण की पेरेनियल क्रॉप्स असल्यामुळे ते 3 ते 4 महिने पावसाळ्यात उभे राहतात. त्यावेळेला गरज नसताना पाणी रूट झोनमध्ये अडकून आपल्याला रूट रेस्पिरेशन खराब करण्यामध्ये आणि त्या पिरियडमध्ये जे बी फळ असतील किंवा अपटेक असेल, न्यूट्रिएंट असेल किंवा त्यावेळेला जो आहे तो अफेक्ट होतो. त्यासाठी आम्ही रेकमेंड केलं होतं की 1 किंवा 2 रो नंतर सेंटरला 1 फीट बाय 1 फीटच्या चरी जर काढल्या तर इमिडिएटली डिस्पोज ऑफ रेन वॉटर व्हायला पाहिजे. कारण पाणी कसं आहे, आजकाल काय बोललेलं आहे की पाणी जास्त मात्रामध्ये एकाच वेळी येऊ लागलेलं आहे आणि त्याला सोल्युशन म्हणजे हे इमिडिएटली डिस्पोजिंग ऑफ द रेन फ्रॉम द फील्ड्स. तो याच्या कंडिशनला हा एक फायदा होऊ शकतो. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ना, फ्लॉवरिंग इंडक्शनला जो स्ट्रेस लागतो सगळ्यात मोस्टली इव्हन सिट्रस फ्रूट क्रॉप्समध्ये पण पाण्याचा ताण बसत नाही. जितने काळ्या माती, पर्टिक्युलरली मराठवाड्यामध्ये ताण बसणे हा एक मेन प्रॉब्लेमच आहे. आता या ठिकाणी श्री मोहन पाटील बी जॉईन केलेले आहेत, आमचे स्नेहीच आहेत. ते शेळके साहेब जॉईन केलेले आहेत KVK कळमनुरीकडून, ते सुद्धा मित्रच आहेत. तर मी हे त्यांना सांगू इच्छितो की काळ्या मातीचं नियोजन हे पाण्याच्या नियोजनावर पूर्ण निर्भर आहे. कारण ब्लॅक कॉटन सॉइल याला मी कर्स म्हणतो. पाणी हलक्या जमिनी हे उत्तम आहेत. आजकाल उलट रेट आहेत, हलक्या जमिनीचे रेट काळ्या जमिनीपेक्षा वाढलेले आहेत, कारण त्याला वेल ड्रेन नेचर आहे. आणि तुमचा दुसरा जो प्रश्न आहे ना की दोन्ही चरीमध्ये पाणी देण्याच्या ज्या सिस्टम्स आहेत ना, त्या रूट सिस्टमला टर्शरी रूटला जोडून असल्या पाहिजे. काही लोक आहे ना, म्हणजे ड्रीप न देणारे लोक 2 चऱ्या दोन्ही साईडने काढतात, ते सुद्धा चांगली पद्धत आहे. कारण चरीमधून जात असताना पाणी इन्फिल्ट्रेट होत गेल्यामुळं चिखलाचं प्रमाण वाढत नाही आणि हळूहळू इन्फिल्ट्रेटमुळे ते रूटनं पोहोचतं. काही लोक असे आहेत, काही खर्च न करता झाडाच्या दोन्ही बाजूला 2-2 चऱ्या काढतात, सफिशियंट आहे. दोन्ही चऱ्याला पाणी लावून दिलं, कडेला पाणी केलं की परत चरी चेंज केली, असं फ्लड इरिगेशन. पण फ्लड मी रेकमेंड करत नाही, कारण पाण्याचा अपव्यय त्या खाली पर्क्युलेशन मध्ये जादा होतो, इव्हॅपोरेशन मध्ये होतो. ज्याला डायरेक्टली मुळा ठिकाणी दिलं तर आपल्याला त्याचा तंतोतंत जास्त वापर करता येतो. आणि तुम्ही तिसरा जो प्रश्न विचारला, कुठला प्रश्न तिसरा तुमचा, तुम्ही काय म्हटलं? तुम्ही अजून एक तुमचा क्वेरी काय होती? रूट झोन जो आहे ना, दोन्ही बाजूला किती? हा, मी तुम्हाला रूट झोन बद्दल सांगायचं, कुठल्याही फळ पिकामध्ये रूटिंग पॅटर्न आहे ना, जिथं शूट असतं ना तितकं रूट असतं. त्यामुळे तुम्ही लक्ष घ्या, जिथं 12ची सावली आहे 12 वाजताची, त्या ठिकाणी तुम्ही सर्कल कराल ना, त्या ठिकाणीपासून एक 5 ते 10% आपल्या रूट असतात. म्हणजे सावलीचे जेवढे डायमीटर घेऊ त्याच रूट डायमीटर्स खाली असतात, तेवढ्या प्रमाणात वाढतात. झाड जर झाडूसारखं वाढलं असेल तर पक्क समजायचं की याचे रूट झाडूसारखे खाली उभे गेलेले आहेत. फळबाग विकास योजनेमध्ये जे झाडूसारखे झाडे काढून निघून टाकले, प्लॅन्टिंग मटेरियल चुकीचं होतं, त्यावेळेला हाच रूटिंगचा रूट सिस्टम ही फंडामेंटल आहे, जमीन खाली झापून ठेवलेली आहे. आणि त्यामध्ये जेवढा स्ट्रेंथ आहे, जेवढे टर्शरी रूट ज्यादा आहेत, आपल्याला मोठ्या रूटचा रोल 0 आहे अँकरिंगचा, आणि छोट्या रूटचा ना अनन्यसाधारण आहे. त्यामुळं छोट्या रूट सांभाळणे, त्यामध्ये आपल्या सगळ्या पाणी खतांचं आणि काही बी मायक्रोबियल ऍक्टिव्हिटीचं वाढवायचं आहे. त्यामुळे पेरिफेरियल रूट, ज्याला आपण आउटर साईडचे रूट म्हणतो ना, ते सर्वात महत्वाचे आहेत. आणि तिथेच आपल्याला 90% मॅनेजमेंटचा भाग द्यायचा आहे. आणि मी सांगितलं ना, झाडाच्या बुंद्यापाशी 1 फुटापर्यंत तुम्ही काहीही देऊ नका, पाणी, खात, मल्चिंग, मायक्रोबियल काही देऊ नका, काही होणार नाही. ते अँकरिंग रूट आहे, तिथं ऑलरेडी ते बाकीच्या मुळ्या थ्रू पोहोचलेले असतात. जितकं छोटं रूट तितकं मोस्ट इम्पॉर्टंट रूट, कारण त्याची पोटेन्शियल कॅरी करण्याची, न्यूट्रिएंट अँड वॉटरची हायेस्ट कॅपॅसिटी असते. मोठ्या रूटची कम्पॅरेटिव्हली डायमीटर मोठ्या रूटची कमी असते. म्हणून आपल्याला रूट मॅनेजमेंट म्हणजे मुळांचे मॅनेजमेंट हा एक भागच होतो, ज्याला आजकाल रासायनिक शेती बंद करत करत लोक म्हणजे बायोलॉजिकल जे सगळे एजंट्स टाकायला सुरू केलेले आहेत. नैसर्गिक शेतीचा भाग म्हणजे
पूर्ण नैसर्गिक शेती झाडावरपेक्षा मुळ्यामध्ये जास्त लावावं लागतं, काही पेस्टिसाइड्स वगैरे झाडावरही फवारायला लागतात. या सगळ्या गोष्टींचा मेन सोर्स म्हणजे पाणी की नमी. तिथं पाणी नमी किती आहे? आता काही ठिकाणी निमॅटोडचा प्रॉब्लेम आहे. रूटला डिस्टर्ब करणं सुद्धा घातक आहे. मी सांगितलं ना, बऱ्याचशे जे मायक्रोब्स तिथं एंट्री केले की मग खलास झाडाला मग कसल्या कंडिशन मध्ये जातील, मरो लागतील किंवा फायटोप्तरा लागतील जर दुसरे कुठले तरी फळ पीक असेल. म्हणून रूट डिस्टर्बन्स फ्रूट क्रॉप मध्ये अलाउड नाहीये. ते एकदा लागले की वाढतच राहतील, त्यातली संख्या वाढत राहील. म्हणून त्याच्या ज्या रूट दोन्ही बाजूला आहेत ते कॅनोपीच्या डायमीटर इतके आहेत. कॅनोपी जर 1.5 मीटर जर एका बाजूला असेल तर 1.5 मीटर रूट खाली पसरलेले आहेत. 2 मीटर पर्यंत जर कॅनोपी असेल तर 2 मीटर पर्यंत रूट पसरलेले आहेत. आणि खाली जेव्हा जसं जसं आपण जमिनीच्या खाली जाऊ तेव्हा सरफेस रूट फार महत्वाचे आहेत. पहिले 40% रूट 1 फुटामध्ये आहेत, उरलेले अजून 1 फुटामध्ये 30% रूट आहे आणि खालच्या 1 फुटामध्ये 20% आणि 10% रूट आहेत. त्याच्यामुळे आपल्या 70% रूटला मॅनेजमेंट करायचे असेल तर 60 सेंटीमीटर पर्यंतचा जो व्हॉल्यूम आहे, डायमीटर आहे, त्याची डेप्थ आहे, तेवढ्या व्हॉल्यूमला त्याच्या डेन्सिटी प्रमाणे त्याच्या पोरोसिटी प्रमाणे किती पाणी लागतं हे आपण बसल्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करता येतं. आणि तेवढं पाणी जर आपण फक्त मॅनेज करत राहू, रिप्लेनिश करू देत राहू तर आपल्याला बेस्ट पैकी क्वालिटी मॅनेजमेंट करू शकतो. फक्त मॅनेजमेंटचा भाग आहे, त्याच्यामध्ये इनपुट काहीच लागत नाही. एकदा सगळे इन्स्टॉल केल्यानंतर काय करावं लागत नाही. आणि ड्रीप जहां तर ड्रीप आहे त्याचं ऑपरेशन मेंटेनन्स रेग्युलर पाहिजे. खतं ड्रीपचा रोल 0 आहे जर खतं पाण्यातून देत नसाल तर. खते रिक्वायरमेंट प्रमाणे जेव्हा पानं वाढवायचे तेव्हा नायट्रोजनस फर्टिलायझर्स ज्यादा कमी पी आणि के, किंवा जेव्हा आता रूटला तुम्हाला पावसाळ्यानंतर जर मुळांची हेल्थ चांगली करायची असेल तर फॉस्फरस फर्टिलायझर वंडर फर्टिलायझर आहेत. मी तुम्हाला सांगतो सर्वात महत्वाचा जो टफ एलिमेंट, टफ मॅनेजेबल एलिमेंट, जो फिक्सिंग एलिमेंट जर असेल तर फॉस्फरस आहे. आणि तो इव्हन फॉस्फरिक ऍसिडच्या माध्यमातून केला तर ड्रीपची सफाई होते. आपल्या सॉइल्स अल्कलाईन सलाईन असल्यामुळे त्यालाही न्यूट्रलायझेशनला काय काम करतं आणि फॉस्फरस रेडिली अवेलेबल होण्यामध्ये फायदा होतो. इव्हन ड्रीपमध्ये गेलं तरी फारसं अवेलेबल होत नाही. फॉस्फरस हा एकदम म्हणजे जास्त डिफिकल्ट मॅनेजेबल एलिमेंट असल्यामुळं त्याचं नियोजन जर ठीक राहिलं तर बाकीच्या गोष्टी ते अवेलेबिलिटी ऑफ द अदर त्याच्याबरोबर जे न्यूट्रिएंट आहे ते होऊ शकतात. आणि फुल लागल्यापासून ते हार्वेस्टिंगच्या म्हणजे 15-20 दिवस अगोदरपर्यंत पोटॅशियम फर्टिलायझरचा रोल फार महत्व आहे. विशेषतः फळांची जी वाढ होते त्या पिरियडमध्ये जर पोटॅशियम फर्टिलायझरचे डोसेस बरोबर लागले पाण्यातून 7 दिवसाच्या अंतर असेल तर फारच उत्तम. पण आम्ही कमीत कमी 15 वेळाच्या इंटरव्हलनं फ्रूट क्रॉपला फर्टिगेशन करावं असं एक इंटरनॅशनल कन्सेन्सस आहे, तसं रेकमेंडेशन्स आहेत. त्यामुळे दर 15 दिवसांनी खतं लागणारी द्यावी, त्याच्यावर मॅक्रोन्युट्रिएंट द्यावेत. मॅक्रोन्युट्रिएंट लोक एकदाच टाकतात. 200चा डोस असेल तर तो 4 वेळा 50-50 जर पाण्यातून दिलं तर सेव्हिंग होऊ शकते आणि फेजिंग मध्ये लागू शकतो, ताकी ते सिम्पटम दिसल्यानंतर देण्यापेक्षा. इनव्हेरेबली सगळ्या फ्रूटमध्ये मॅक्रोन्युट्रिएंटचे डेफिशियन्सीज आहेत. झिंक, आयर्न, मॅग्नेशियम, बोरॉन, सल्फर हे सगळं द्यावंच लागतं. आणि ते मग स्टेज वाईज किंवा फ्रुटिंग लागल्यानंतर फ्लॉवरिंग. मॅग्नेशियम एक एलिमेंट आहे जो फ्लॉवरिंग फ्रुटिंगला महत्वाचा रोल करतो. एक फर्टिलायझर मार्केटमध्ये आहे पोटॅशियम सोहेनाइट, जो पोटॅशियम मॅग्नेशियम सल्फेट फ्लॉवरिंगच्या वेळेला जर दिलं तर फ्रूट क्वालिटी चांगली येते. आपल्याला फळांची क्वालिटी मोठी घ्यायची आहे, आपल्याला नंबर ऑफ फ्रूट ज्यादा घ्यायचं नाहीये. कारण मार्केटमध्ये आपण गेलं तर मोठ्या साईजच्या फ्रूटला रेट आहे, ज्यादा फ्रूट असलेला रेट नाहीये. म्हणून आपलं प्रोडक्शन जे पोटेन्शियल आपलं वाढवायचं आहे, यील्ड वाढवायचं आहे, प्रॉडक्टिव्हिटी आपल्याला 20 टनापर्यंत घ्यायची आहे, पण झाडांवर फळांची संख्या कमी घ्यायची. म्हणजे फ्रूटची क्वालिटी आम्हाला 400 ग्रॅमच्या ठिकाणी 450 कसं घेता येईल. मग त्यासाठी एक्सेस स्ट्रेस देतो का, कंट्रोल स्ट्रेस द्यायला पाहिजे. सिट्रसमध्ये एक्सेस स्ट्रेसनं अल्टरनेट बेरिंग जातं. लोक 1 महिन्याच्या स्ट्रेसला द्यायचं तर 1.5 महिने देतात. मग एक्सेस स्ट्रेस झाला की फुलं भरपूर येतात, गळून पडतात, दुसऱ्या वर्षी फुलं येत नाहीत. काय जरूर आपल्याला 1 लाख फ्लॉवरिंग मध्ये 1000 जर फळ घ्यायचे असेल तर आपण 20,000च फुलं येण्यासारखं स्ट्रेस झालं पाहिजे. स्ट्रेस मॅनेजमेंट महत्वाचं आहे. त्यानंतर फ्लॉवर ड्रॉप करायचा जो आहे ना, तो तुमचा काही मेकॅनिझम आहे. मी इंजिनिअरिंगचा असल्यामुळे मला जास्त काही तुमच्या प्रोडक्शनचे काही विंग्स मला एक्सप्लेन करता येणार नाहीत कदाचित. पण या गोष्टीचा रोल क्वालिटी, नंबर ऑफ फ्रुट्स कंट्रोल. ए ग्रेडचे फ्रुट्स घ्यायचे आहेत, बी ग्रेड पण चालतील, सी ग्रेडचे फ्रूट घ्यायचे नाहीत. आणि नंबर ऑफ फ्रूट आपल्याला नको आहे. एका झाडावर मला कमी फळं चालतील पण मोठे पाहिजे. मग याप्रमाणे आपल्याला खताचं पाण्याचं नियोजन करायचं आहे. आणि मग आपण स्वतः त्याच्यातून आत्मसात करून कसं आपण सायंटिस्ट बनतो आणि दुसऱ्यांना पण आपण त्याला काहीतरी मार्ग दाखवतो. हा त्याचा प्रत्येकाची शेती वेगळी, त्याचं क्लायमेट वेगळं आहे, त्याचं पाण्याची क्वालिटी. स्वतः प्रत्येक एक शेतकऱ्याचं फार्म हे रिसर्च फार्म आहे. प्रत्येक हा शेतकरी स्वतः सायंटिस्ट आहे, रिसर्चर आहे. त्यांनी स्वतःही आपले अनुभव आपले शेअर करायला पाहिजे.
आणि त्यातूनही बरेचसे घेता येतं. रिसर्च सेंटरवर सगळं काही बनेल अशी अपेक्षा करणंही थोडंसं Yes. चुकीचीच राहील. मग या अंतर्गत मला म्हणायचं आहे की साधारणतः 1.4 किंवा 1.5 मीटर पर्यंत दोन्ही बाजूला रूट झोन्स आहेत. जय साहेब अजून काय असेल तर सांगा. नाही फार चांगलं समजून बेस त्याचा बेस का त्याच्या कारणासहित आपण समजून सांगितलं. मला समजलं, इतरांनाही समजलं असेल असं समजतं. धन्यवाद आणि धन्यवाद. अजून एक प्रश्न आहे सर, एका शेतकऱ्यांनी विचारलेला आहे की कन्सल्टंट सांगतात की फळाची साईज वाढण्यासाठी फ्लड इरिगेशन करणं आवश्यक आहे, दिल्यामुळं साईज वाढते, पण फ्लड इरिगेशन असं किती वेळेस द्यावं, हा एक त्यांचा प्रश्न आहे. आणि दुसरा आहे की वाढीच्या अवस्थेनुसार क्रॉप फॅक्टर सांगता येतील का इरिगेशन देण्यासाठी? पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर असं आहे की फ्लड इरिगेशन, आता तुम्ही ड्रीप जर इन्स्टॉल कराल तर फ्लडची अरेंजमेंट आहे का, रेज बेड जर केला तर फ्लड इरिगेशन कसं देता येईल, पहिला प्रश्न. यदि फ्लडिंग वगैरे असेल तर फ्लड एखादा देता येईल. जनरली स्ट्रेस ब्रेक करताना एक इरिगेशन फ्लडिंगचं रेकमेंडेड आहे, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. पण तेही फार म्हणजे हलकंसं एकदम स्ट्रेस बसायला नाही पाहिजे. झाडाला जर ड्रीप असेल तर शॉक बसत नाही, त्याच्यामध्ये कायम वॉटर कॉलम बनलेलं असतं. पण फ्लड इरिगेशनमध्ये काय होतं की झाड एकदम म्हणजे पाण्यावर आल्यानंतर एकदमच पाणी दिल्यामुळे त्याच्यामध्ये वॉटर पोटेन्शियलमध्ये जबरदस्त एकाच वेळी फरक पडल्यामुळं फ्रूट क्रॅकिंग सारखे प्रॉब्लेम किंवा फ्रूट ड्रॉप सारखे, फ्लॉवरवर असेल तर जबरदस्त गळ होते. आणि ह्या एकदम सडन चेंजेससाठी मग ते अवॉइड केलं जातं. तरी पण जर फ्लडिंग करण्यासारखं असेल तर एखादा पाट पाणी देऊन फ्लॉवरिंग घेऊन मग तो ड्रीपवर शिफ्ट होऊ शकतो. तसं काही त्याला हार्ड अँड फास्ट असं स्ट्रिक्ट म्हणजे रिफ्युजल नाही आहे. पण त्यामध्ये त्यांनी स्वतःचं पण जजमेंट थोडं केलं तर बरं राहील. आणि तुमचा दुसरा प्रश्न होता क्रॉप फॅक्टर अवस्थेनुसार क्रॉप फॅक्टर बदललेले असतात. इनिशियल स्टेजमध्ये क्रॉप फॅक्टर 0.3 0.4 जर असेल तर तो वाढीमध्ये 5-6 असू शकतो आणि नंतर फ्रुटिंगमध्ये फ्लॉवरिंगमध्ये 0.8 0.9. क्रॉप फॅक्टर म्हणजे तुमच्या पाण्याला लागणाऱ्या प्रमाणाचं टक्केवारी वाढवत जाणे. फॅक्टर म्हणजे काय, त्याला लावलेलं आहे ते गुणांक आहे. आणि मग कधी कधी ती 1.1 पर्यंत पण जातं. आता फ्रूट क्रॉपमध्ये जनरली 0.6 0.7 0.8 हे कॉमन फॅक्टर सगळ्या फ्रूट क्रॉपमध्ये आहेत. केळी वगैरे सोडलं तर केळीला 1.1-2 लागतं, उसाला तर 1.2 पर्यंत पण लागतं. ह्या फॅक्टर आहे ना त्या पानाच्या ज्या साईज आहेत किंवा पाण्यामधून जे ट्रान्सपिरेशन जास्त होतं ना, तिथं क्रॉप फॅक्टर जास्त आहेत. पण डाळिंबची जर पानं बघितले तर तुम्ही ते जास्त एक्सपोजेबल नसल्यामुळं छोटे पानं जितकं असतात तितकं क्रॉप फॅक्टर्स किंवा वॉटर रिक्वायरमेंट्स कमी आहेत. उलट ते थॉर्नी प्लांट आहे, म्हणजे ॲरिड नेचरचं राहिल्यामुळं पाणी जास्त इव्हॅपोरेट ट्रान्सपिरेशन होतं, हा भाग त्याच्यातला नाही आहे. त्याच्या मुळ्यामध्ये फक्त नमी बनी राहिली पाहिजे, कारण हा पीक आहे ना हार्डी पीक आहे. त्या दृष्टीने ते पीक त्याचं तर कवच पण टणक आहे. त्याच्या स्टोरेबिलिटी तुम्ही बघाल तर बाहेर ठेवला तरी 2-4-5 दिवस काहीच होत नाही. बाकी फ्रूटचं तसं नाही शक्य आहे. मँगो बनाना बाहेर 2-4 दिवसानंतर मग ते कंझ्युम करावं लागतं असं आहे. म्हणून मला सांगायचं हे आहे की क्रॉप फॅक्टरच्या सगळ्या डेटा त्या क्रॉप स्टेजप्रमाणे देता येतात. त्याला गुणांक लावून त्या रिक्वायरमेंट काढायचे आहेत. ते स्टँडर्ड टेबल आहेत, पेपर्स नेटमध्ये कुठेही तुम्हाला त्या पेपरच्या माध्यमातून अवेलेबल होऊ शकतात. ॲग्रोवनमध्ये वगैरे कुठल्याही एकमध्ये वगैरे मिळू शकतात. मॅडम एक क्वेश्चन है, हाउ टू चेक द पेस्टिसाइड रेसिड्यूज एंड व्हाट चार्जेस? हाँ, पेस्टिसाइड रेसिड्यूज के लिए डेजिग्नेटेड लेबोरेटरीज हैं, मतलब कहीं पे भी आप नहीं करा सकते. अगर आप एक्सपोर्ट के लिए करवा रहे हैं तो जैसे पुणे में एक तो अपना NRC ग्रेप्स है जिनकी जो लेबोरेटरी है NRL एक्रेडिट लैब्स को ही आप कर सकते हैं. और ये सारी बाकी लेबोरेटरीज का भी लिस्ट आपको पूरा अपीडिया के वेबसाइट पे मिल जाएगा. और वहीं पे कोई और भी इंस्टीट्यूट है, भारती करके सम प्राइवेट कंपनी भी है, वो लोग भी करते हैं. और इसी तरीके से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगहों पे लेबोरेटरीज बनाई गई हैं जो NRL एक्रेडिटेड लेबोरेटरी होनी चाहिए, वहीं से आप इसका टेस्टिंग करा सकते हैं. तो आपको अगर एक्सपोर्ट करना है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है पीडा के साथ, और ये सारा रूल्स फॉलो करना है कि रेसिड्यू फ्री प्रोडक्शन करना है. और रेसिड्यू फ्री प्रोडक्शन के लिए जो केमिकल्स का कब यूज होना चाहिए, कौन सा केमिकल होना चाहिए हमारे, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे लेबल क्लेम वाले केमिकल्स नहीं है यूरोप के लिए, तो अभी 8 या 9 केमिकल हैं. पर इसलिए हम लोगों ने एक एडहॉक लिस्ट ऑफ केमिकल्स दी, एग्रो केमिकल्स, जिसकी हमारे वेबसाइट पर लिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसमें हमने लगभग 50 से 60 केमिकल्स जो हैं, चाहे वो कीटकनाशक हैं या बुरशीनाशक हैं या ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, वीडीसाइड हैं, जो जो यूरोप में अलाउड हैं
और उनके यहाँ MRL कितना अलाउड है उस बेसिस पे कितने दिन पहले आपको बंद करना है। तो वो हमने वो केमिकल्स का पूरा लिस्ट दिया। वो केमिकल कोई भी आप 2 बार इस सीजन में यूज कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, ताकि आपका रेसिड्यू फ्री रहेगा। कॉपर को आप थ्रू आउट द सीजन यूज कर सकते हैं, लास्ट का 1 महीने में आपको उसको रोकना पड़ता है। तो आप रेसिड्यू टेस्टिंग लेबोरेटरीज में उसको टेस्ट करा सकते हैं, ग्रेप्स में। एक एनआरसी ग्रेप्स में मैडम, हाँ जी, एनआरसी ग्रेप्स में जो है वो रेफरल लेबोरेटरी है। अगर पहले वाला टेस्टिंग आपको उधर ही करना होगा। जैसे अगर आप थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट करोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम पहिल्यांदाच जर तुम्ही एक्सपोर्ट करत असाल तर एखादी एक्सपोर्ट कंपनी तुमच्यासाठी टेस्टिंग करून देईल ती, आणि 2 ठिकाणी सॅम्पल्स त्यांना टेस्ट करावे लागतात। जर त्याच्यामध्ये कॉन्फ्लिक्ट असेल तर रेफरल लॅबोरेटरीला, म्हणजे जे एनआरसी ग्रेप्स आहे पुण्यामध्ये, त्यांच्याकडे पाठवलं जाईल ते फायनल व्हेरिडिक्ट साठी। अदरवाइज तुम्हाला जे तुमचा एक्सपोर्टर असेल तो एपेडा डेसिग्नेटेड लॅबोरेटरीज मधून करून घेतील, आणि ती लिस्ट पण अवेलेबल आहे वेबसाईटवर, एपेडाच्या वेबसाईटवर। हाँ, वो तो अगर आप एक्सपोर्टर के साथ जुड़े हैं तो फिर एक्सपोर्टर ही करा के देते हो। मोस्टली मैडम ये फर्स्ट टाइम करने वाला जो होगा वो तो थ्रू एक्सपोर्टर ही करेंगे। यस, थैंक यू सर। मैम, एक क्वेश्चन है, इट इज एडवाइजेबल टू बरी ब्रांचेस कट फ्रॉम द पोमोग्रेनेट ट्री इन ट्रेंचेस टू मेक द ह्यूमस? हाँ, अगर आपके उसमें मैंने कल भी बताया था कि अगर विल्ट का प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके जो प्रूनिंग करते हैं और आपके अच्छे वाले प्लांट्स हैं, बैक्टीरियल ब्लाइट होगा तो चलता है, दूसरे स्पॉट्स होंगे, सर्कोस्पोरा वगैरह भी तो चलता है क्योंकि उनके स्पोर्स वगैरह बढ़ जाते हैं। पर विल्ट का जो होता है वो 5-5, 6-6 साल तक उसमें मिट्टी में रहते हैं, तो उसको छोड़ के बाकी को आपको वो जो छोटा छोटा कट करके तब आप उसको मतलब ह्यूमस वगैरह बनाने के काम ला सकते हैं आप। ओके, थैंक यू मैम। इसके बाद अपनी सिकंदर जाधव शेतकरी आहे, पिसुळे सर, त्यांना अनम्यूट करा, ते 2 शब्द बोलणार आहेत। सिकंदर जाधव साहेब, तुमच्या स्क्रीनवर अनम्यूट करा जाधव साहेब। हॅलो हॅलो, हा, येतो का सर आवाज? येतोय, आवाज येतो तुमचा, बोला बोला। मी सिकंदर जाधव, माझ्याकडे स्मार्ट क्रॉप नर्सरी, मी राष्ट्रीय डाळिंब संशोधन केंद्र यांच्याकडून सोलापूर लाल डाळिंब रोपाच्या गुटी कलमात आणि विक्री करण्याचा साठी सामंजस्य करार केलेला असून माझ्याकडे आज रोजी सोलापूर लाल डाळिंब रोपाचे रोप उपलब्ध आहेत, आणि त्यात सर्व रोगमुक्त, कीडमुक्त, जोमदार वाढणारी रोप तयार करतात। आणि मी महाराष्ट्र शासन कृषी विभागाचा परवाना सुद्धा घेतलेला असून कायदेशीररित्या रोप तयार करून विकण्याचा अधिकार मला प्राप्त झालेला आहे। हे आपले शेतकरी आहेत औरंगाबाद जिल्ह्यातील, जे कृषी विज्ञान केंद्र औरंगाबाद तसेच फळबाग संशोधन केंद्र यांच्या संपर्कामध्ये आहेत आणि वेळोवेळी मार्गदर्शन घेऊन त्यांच्या रोप निर्मिती ते करतायत। तसंच एनआरसी पोमोग्रेनेट यांच्या माध्यमातून सुद्धा त्यांना मार्गदर्शन मिळत आहे। यानंतर कुणाला काही प्रश्न विचारायचा आहे? प्रमोद शेळके साहेब लाईनवर आहेत का? शेळके सर, शेळके सर, पिसुळे सर, शेळके सरांना अनम्यूट करा। अनम्यूट केलाय। शेळके सर बोला सर। हा, मी ऐकत होतो ऍक्च्युली। नमस्ते, मी आमच्या जिल्ह्यातही नमस्कार, आमच्या जिल्ह्यातही काही शेतकरी पोमोग्रेनेट घेतात आणि काही प्रश्न विचारतात, त्या दृष्टीने मी अपडेट करण्यासाठी जॉईन झालो। अतिशय चांगला कार्यक्रम झालाय आणि युट्यूबला सुद्धा तुम्ही ते लिंक करून ठेवणार आहे, तर ते सुद्धा मी कॉपी करून ठेवतो आणि गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत देतोय। वाशिमला असताना मी भेटलो होतो। हो, तुम्ही उल्लेख केला, मी बघितलं, तुम्हाला म्हटलं। परवा अमरावतीच्या दुर्गापूरला पण गेलो होतो, ऑक्टोबर मध्ये एक सिलेक्शन होतं SMS चं। अच्छा, तिथं 10 चला, छान आहे। मी आता हिंगोली जिल्ह्यात आहे, तर इकडे एखाद वेळेस आले की या आमच्या केवीकेला। ओके, वेलकम। डॉक्टर शेळके सर, केवीके हिंगोली प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है मैम। यानंतर मी एक शेतकरी आहेत सर, हा, नाना कोळेकर, आपण आपल्या स्क्रीनवर अनम्यूट करा। हॅलो, हा बोला।
सर माझा एक प्रश्न होता. बोला बोला. तर आता उन्हाळ्याचे दिवस आहेत, तर डाळिंबाला पाणी दिवसा दिलं पाहिजे का रात्रीचं दिलं पाहिजे? आणि दुसरा एक प्रश्न होता की माझी मध्यम सॉइल आहे, तर त्याला भेगा पडल्यात, तर मी मोकळं पाणी सोडू शकतो का? तुमचा पहिला प्रश्न आहे की पाणी दिवसा द्यायचे की रात्री द्यायचं? हा हा हा. कुठली सिस्टम आहे? फ्लड इरिगेशन देता की ड्रिप इरिगेशन आहे? नाही ड्रिप इरिगेशन आहे माझी. सिंगल लॅटरल आहे, 2 ड्रिपर आहेत, झाडाच्या या बाजूला एक आणि ह्या बाजूला एक. किती वर्षाचं झाड आहे? एक 1000 झाड आहे ती, तो 5 वर्षाची आहे ती, आणि 1100 झाड आहे ती 1 वर्षाची आहे. त्याचा म्हणजे 18 महिन्यानंतर धरलीत मी. हे बघा, तुमच्या ड्रिप सिस्टमवरून हे लक्षात येतं की जमिनीचा प्रकार बघता तुम्ही ड्रिपची संख्या कमी आहे. तुम्ही पाणी भेगा यासाठी येऊ लागलेत की ड्रिपनं जे पाणी तुम्ही देऊ लागले ते सफिशियंट नाहीये झाडाच्या मानानं. ड्रिप जास्त लावणे, ड्रिपची संख्या कमी आहे झाडाच्या मानानं. एका झाडाला 4 ड्रिपर पाहिजे, तुमचे 2च ड्रिपर आहेत. हा सिंगल लॅटरल आहे सर माझी सेंटरला. सिंगल लॅटरला 2 ऑफटेक 4 mm च्या ट्यूबा दोन्ही बाजूला लावलेत का अजून 4 ड्रिपरच्या? नाही लावल्या नाही. मग याचा अर्थ झाडाला पाणी 50% जातं. बाकी साईडचे जे मुळे आहेत ना त्यांना पाणी मिळतच नाही सध्या. होय का? तुम्ही ना ड्रिप इरिगेशनच्या एक्सपर्टना बोलून त्या 4 लिटरचे 4 ड्रिपर करा असतात, कारण 5 वर्षाचं झाड आहे म्हटल्यानंतर त्याची रिक्वायरमेंट 70-80 लिटर डेली आहे. मी एक दिवसाड सर 5-6 तास पाणी सोडतो एक दिवसाड. पाणी जरी सोडलं तरी सगळ्या मुळ्या पसरत नाहीत ना, बाजूच्या मुळ्यांना पाणी जातच नाही. ड्रिपची अरेंजमेंट पण महत्वाची आहे. आपण नुसतं तास वाढून चालणार नाहीत, आपल्याला त्यांच्या टोटल एका झाडाला लागणाऱ्या ड्रिपरची संख्या पण मेंटेन करायची आहे, 4 कमीत कमी. आणि सर मोठा प्लॉट होता ना, हा त्याला मी या 40 डिग्रीच्या वरती तापमान गेलं का नाही, एक पाणी सोडायचो मोकळं. पण अजून सोडलेलं नाही, कारण यंदा बॅक्टेरियल ब्लाइट गेल्या वर्षी माझ्या प्लॉट मध्ये सक्रिय झालेला होता. कुठल्याही केसेसमध्ये फ्लडिंग करायचंच नाही म्हणलेलं आहे ना. तुम्ही पहिल्यापासून त्याला जर मेंटेन करत राहाल तर पाण्याची वोल मेंटेन राहील ना. आता त्या भेगा पडेपर्यंत पाणी कमी पडत गेलेलं आहे. नाही मध्ये पट्टा असतो ना, ट्रॅक्टर चालतो तिथं जमीन फाकलेली आहे. पाणी इतकं तुमच्याकडे भरपूर? हो पाणी आहे भरपूर आमच्याकडे, डॅमचं पाणी आमच्याकडे. एक पाठ पाणी द्या आणि ड्रिपरच्या 2 बाजूला 2-4 लिटरचे ड्रिपर वाढवा आणि ड्रिपरनं डेली पाणी 3-4 तास द्या. बरं म्हणजे त्याला डबल लाईन करायची का सर? हाय यालाच डबल ड्रिपर करायचं ट्यूब लाईन टाकून? किती mm लॅटर लागलेली आहे? काय 16 किती mm ची लॅटरल आहे? 12 mm ची असेल तर लागणार नाही, 16 mm ची असेल तर लागू शकते, तेही डिझाईन परमिट केलं तर. नाही 16 mm चा आहे. मग ते ड्रिपच्या एजंटला बोलून लागते काय असेस करून त्याला अजून 2-2 ड्रिपर वाढवून घ्या. आणि एक फ्लड दिल्यानंतर वोल आहे ना ती मग ड्रिपनं मेंटेन करा. आणि पाणी शक्यतो कमी टेम्परेचरच्या पिरियडमध्ये दिले तर चांगलं आहे, पण ड्रिपने जर देत असाल तर कुठल्याही वेळेमध्ये दिलं तरी काय फरक पडत नाही, कारण ते जमिनीला टेकून पाणी जमिनीमध्ये ओसरत राहतं. त्यामुळं एकदम गरम होणे किंवा एकदम हे होत नाही. पाणी जर द्यायचं असेल तर ते सकाळी किंवा रात्री द्या, कारण दिवसा दिलं तर हो शकतंय की मुळ्या जे आहेत ना त्यांना एकदम तापमानाचा परिणाम होऊ शकतो.